अध्याय 781 पीछे मुड़ना। लियो के साथ जो कुछ हुआ था उसकी यादें क्विन के दिमाग में घूम रही थीं। उस दिन के बाद लियो ने क्विन को कई बार समझाया था कि उसके शरीर के अंदर दो तरह की आभाएं थीं। एक आभा जिसे क्यूई कहते हैं और दूसरी आभा जिसे क्विन अब जीवन शक्ति के रूप में जानता था। ये हर इंसान में होती है, लेकिन फिर उसके अंदर एक और ज्यादा भयावह आभा थी। वह आभा लाल आभा थी। जैसे ही वह लियो से चिपकी उसने उसके पूरे शरीर को भी जकड़ना शुरू कर दिया, उसकी कोशिकाओं का पीछा करते हुए। यह एक वायरस की तरह था जो तेजी से बढ़ रहा था और शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। अपनी क्यूई की मदद से वह इसे धीमा करने में कामयाब रहा, लेकिन बस इतना ही। अंत में उसके पास और कुछ नहीं बचा था और अंततः वह एक विकृत व्यक्ति बन गया। क्विन को नहीं पता था कि यह कौन था, लेकिन उसके आसपास की हर चीज से यह स्पष्ट था कि वह उसकी देखभाल कर रहा था और उसकी वजह से किसी को चोट लगने वाली थी या किसी को नुकसान पहुंचने वाला था। हालांकि क्रिस शांत था, उसने कुछ सेकंड तक अपने हाथ को देखा और फिर आंखें बंद कर लीं। ये वाकई एक छोटी सी बात है ना? उसकी त्वचा की सतह से खून ही निकल रहा था, लेकिन इसे देखने पर या यूं कहें कि सूंघने पर इसकी वो मीठी खुशबू नहीं आ रही थी जो इंसानों से निकलने पर आती। ये तो पिशाच के खून जैसा लग रहा था। अपनी बांह घुमाते हुए उसने खून को जमीन पर फेंक दिया और ऐसा लग रहा था जैसे क्रिस बिल्कुल ठीक है। उसके चेहरे पर कोई संघर्ष नहीं था, करवट बदलने का कोई दर्द नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं। क्विन ने अपने सिस्टम की जांच की और क्रिस पर निरीक्षण कौशल का प्रयोग किया, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। क्या ये व्यक्ति घूमने से रोकने में कामयाब रहा? क्या यह उसकी क्यूई शक्तियों से था? लेकिन लियो भी ऐसा नहीं कर सकता था। क्या इसका मतलब यह है कि यह व्यक्ति लियो से ज्यादा क्यूई के बारे में जानता है? क्विन सोचने लगा, लेकिन अब वह एक मुश्किल स्थिति में फंस गया था। आराम करो, क्रिस ने कहा। तुम्हारे चेहरे के भाव देखकर मैं समझ सकता हूं कि तुम ऐसा नहीं चाहते थे। मुझे नहीं पता कि तुम्हें एहसास है या नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर की ऊर्जा संक्रामक है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तुम असल में क्या हो? सवाल पूछते हुए क्रिस ने अपनी एक अस्थायी कुर्सी उठाकर बैठ जाने का फैसला किया। उसने एक अजीब सा दिखने वाला सेब भी उठाया और उसे खाते हुए एक सेब क्विन की तरफ फेंक दिया। ये स्पष्ट था कि वह पूरी तरह से शांत था, तथा जो कुछ हुआ था उसके बाद भी उसे क्विन की जरा भी चिंता नहीं थी। सेब को अपनी ओर रखते हुए क्विन ने जवाब देने का निर्णय लिया। यह मेरी योग्यता से संबंधित है, मैं वास्तव में इसे नहीं समझता, क्विन ने मुस्कुराते हुए मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हुए उत्तर दिया। मुझे नहीं लगता ये सही है, क्रिस ने सेब का एक और निवाला खाते हुए कहा। अगर ये कोई योग्यता होती तो मैं अभी अपनी क्यूई से इसे नहीं मिटा पाता। तुम बहुत दिलचस्प हो, तुम्हें क्यूई का इस्तेमाल करना आता है और फिर तुम सीधे मेरे मुंह पर लेट जाते हो। मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हारी योग्यता क्या है। तुम्हें पता है, क्विन ने कहा, ये सोचकर कि उसे कैसे पता चला। हालांकि क्विन उस टेलीविजन द्वंद्व युद्ध के बाद से काफी लोकप्रिय हो गया था, तो अब बहुत से लोग उसकी शक्तियों को जानते होंगे। जब मैंने तुम्हें देखा तो एक अजीब सा दिखने वाला हड्डी वाला आदमी था। पहले तो मुझे लगा कि वो कोई जानवर है, लेकिन फिर मैंने उसे तुम्हारे शरीर में वापस जाते देखा। यही तुम्हारी क्षमता है और तुम्हारे पास दो क्षमताएं नहीं हो सकती, कम से कम मुझे तो नहीं पता। क्रिस ने सेब को पूरा खा लिया, उसके अंदर के हिस्से समेत, जबकि क्विन को नहीं पता था कि इस स्थिति का क्या किया जाए। हालांकि क्रिस ये सभी प्रश्न पूछ रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह एकीकरण से अधिक रुचि के कारण था। देखो, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, शायद तुम्हें पता भी ना हो, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए बता रहा था क्योंकि तुमने देखा कि मैंने क्या किया। मैंने उसे अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी ऐसा ही कर सकता हूँ। तुम्हारी क्यूई मजबूत है, लेकिन लाल आभा उसमें पहले ही मिल चुकी है। इसलिए जब मैं तुम्हारी क्यूई का केवल एक हिस्सा ही बहाल कर पाया, जब तक कि वह उसमें शामिल न हो जाए, लेकिन अगर तुम उसे निकाल दो तो तुम शायद क्यूई में काफी प्रतिभाशाली हो जाओगे, क्रिस ने समझाया। ये सुनकर क्विन अपने चेहरे के भाव छिपा नहीं सका। क्या वह लाल आभा से छुटकारा पा सकता है? उसका आखिर क्या मतलब था? अगर यह सच होता तो क्या इसका मतलब ये होता कि वह पिशाच बनने से बच जाता? क्या क्विन ऐसा चाहता भी था? इससे भी अहम बात यह है कि उसके पास अपने दोस्तों को वापस पहले जैसा बनाने का भी मौका हो सकता था। क्या आपने पहले भी ऐसा किया है? क्विन ने पूछा। क्रिस ने अपने कंधे उचका दिए। नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैंने ऐसा कुछ पहली बार देखा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। क्विन को ये बात पसंद नहीं आई। लाल आभा अब क्विन का हिस्सा बन चुकी थी। इससे छुटकारा पाने पर उसकी जान जाने की पूरी संभावना थी और क्विन या उसके किसी भी दोस्त को इसका शिकार नहीं बनना था। बातचीत वहीं से आगे बढ़ने लगी क्योंकि क्रिस अब पहले विषय से ऊब चुका था। हालांकि वह देखने में एक अधेड़ उम्र का आदमी लग रहा था, पर वह एक अधीर किशोर की तरह एक विषय से दूसरे विषय पर आगे बढ़ रहा था। इस समय क्रिस ही अकेला था जो सवाल पूछ रहा था। क्विन को खुद सवाल पूछने का मौका नहीं मिल रहा था।
क्रिस को पता चला था कि क्विन एक खास जानवर से लड़ते हुए किसी दरार में गिर गया था। यह एक दुर्घटना थी। उसने यह नहीं बताया कि वह दूसरों के साथ एक अभियान पर था। यह मानते हुए कि यह आदमी यहाँ नीचे था और उसे क्विन के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था, वह अंदाज़ा लगा सकता था कि वह यहाँ कुछ समय से रहा होगा, कम से कम उस बड़े द्वंद्वयुद्ध के होने से पहले। सिर्फ किसी चट्टान के नीचे रहने वाले व्यक्ति को ही यह नहीं पता होगा कि नया विश्व नेता कौन है। क्विन की सारी बातें सुनने के बाद क्रिस थोड़ा सोचने लगा। क्विन उससे पूछना चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ, उसे क्यूई के बारे में कैसे पता चला और भी बहुत कुछ, लेकिन उसे लगा कि सही समय कभी नहीं आया। क्विन, मुझे तुम पसंद हो, लेकिन तुम कमज़ोर लग रहे हो, क्रिस ने कहा। तुमने कहा था कि तुम एक सम्राट स्तर के प्राणी से गिरे थे। खैर, मानो या न मानो, मैं यहाँ इसलिए गिरा क्योंकि मैं एक राक्षस स्तर के प्राणी से लड़ रहा था, क्रिस ने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, और उसकी छाती भी फूली हुई थी मानो उसे गर्व हो। दानव स्तर, मुझे यकीन है कि लोगन ने कहा था कि इस ग्रह पर केवल एक ही दानव स्तर का जानवर है। उस हीरे जैसे दिखने वाले केकड़े को मैं अपनी जान बचाने के लिए पकड़े हुए था। वह गुस्से में बुदबुदाया। जैसा कि क्विन ने सोचा था, वह उसी जानवर से लड़ रहा था, और अब वह सोचने लगा था कि आखिर यह इंसान कौन है और वे इतने ताकतवर कैसे थे कि एक राक्षसी स्तर के खिलाफ लड़ते हुए जिंदा रह सकें। क्या वे अकेले थे? क्रिस के इर्द गिर्द रहस्य बढ़ता ही जा रहा था। मैंने तय कर लिया है कि तुम में प्रतिभा है, और चूंकि हम यहाँ सिर्फ 2 इंसान हैं, इसलिए अगर तुम मर गए तो यह अफसोस की बात होगी। जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगता है कि तुम और मैं यहाँ काफ़ी समय बिताएंगे। यहाँ नीचे तुम जितना सोच भी नहीं सकते उससे कहीं ज़्यादा उच्च स्तरीय जानवर हैं। यह एक खतरनाक जगह है और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें और मजबूत होना होगा। अब तुम्हारे लिए यह आसान हो जाएगा क्योंकि तुम क्यूई के पहले चरण को पहले से ही जानते हो। मेरे जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति तीनों चरणों को जानता है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जब तक तुम दूसरे चरण को जानते हो तब तक तुम यहाँ सुरक्षित रहोगे। तो तुम क्या कहते हो मेरे प्रशिक्षु? क्रिस ने पूछा। क्विन ने सोचकर देखो, यह इतनी बुरी बात नहीं थी। वह इतना घमंडी नहीं था कि खुद को दूसरों से बेहतर समझे और उनसे कुछ न सीखे। खासकर जब उसने देखा कि एक राक्षसी जानवर कितना ताकतवर होता है, तो उसे पता था कि उसे अभी बहुत कुछ करना है। इससे पहले भी अब्दुल और लूसी से क्यूई के दूसरे रूपों के बारे में जानने के बाद क्विन उनमें दिलचस्पी लेता था। अब उसके पास उन्हें सीखने का एकदम सही मौका था। अगर क्रिस उसे क्विन के मनाए बिना ही सिखाने को तैयार था, तो उसे शिकायत क्यों करनी चाहिए? यह उसके शस्त्रागार में एक और हुनर जोड़ने का एक बेहतरीन मौका था। यह एक सौदा है, क्विन ने हाथ मिलाते हुए कहा। हालांकि क्रिस जानता था कि क्विन से क्या हो सकता है, फिर भी वह चिंतित नहीं था और उसने क्विन से हाथ मिलाया। उसी समय क्विन ने क्रिस के पीछे ब्लेडों का एक जोड़ा देखा। शायद वे उसके हथियार थे। क्विन बेवकूफ़ नहीं था, वह जानता था कि दुनिया में बहुत कम लोग ही क्यूई के बारे में जानते हैं। उनमें से एक प्यो भी था। जिस आदमी से वह बात कर रहा था वह शायद प्यो का ही सदस्य था, लेकिन क्रिस आखिर था कौन? आदतन उन्होंने हथियारों पर अपने निरीक्षण कौशल का इस्तेमाल किया था और उनके बारे में जानकारी सामने लाई गई थी। निरीक्षण करें। क्विन की आश्चर्यचकित निगाहें उस समय किसी की नज़रों से छिपी नहीं रहीं जब क्रिस ने उसे अपने पीछे 2 ब्लेडों को देखते हुए देखा। ओह, तो लगता है तुम्हें उनमें दिलचस्पी है ना? खैर, मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता। क्रिस ने ब्लेडों के पास जाकर उन्हें उठाते हुए कहा। वे म्यान में थे, लेकिन उसने क्विन को उन्हें अच्छी तरह देखने के लिए बाहर निकाला। आखिरकार, मुझे यकीन है कि तुमने पहले कभी दानव स्तर के हथियारों को न तो देखा होगा और न ही उन पर अपनी नज़र डाली होगी। ये तुम्हारे लिए एक अच्छा उपहार होगा। उन्हें शानदार अंदाज में धीरे धीरे बाहर निकालते हुए मानो कोई बड़ा खुलासा होने वाला हो। उसे क्विन से एक शानदार प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। क्विन अपने मुंह पर हाथ रखे हुए खुद को रोक नहीं पाया और हल्की सी हंसी निकाल दी। उसने मुस्कुराने से बचने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन क्रिस तो बस आत्मविश्वास से भरा हुआ नाटक कर रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्रिस ने थोड़ा नाराज होकर कहा। तुम्हें कैसे पता कि ये राक्षसी हथियार हैं? क्विन ने पूछा। क्या तुमने खुद उस जानवर को मारा था? तलवार को कुछ बार देखने के बाद क्रिस को अब अपने आप पर संदेह होने लगा था। नहीं, लेकिन मुझे ये दिए गए थे और उस व्यक्ति के पास मुझसे झूठ बोलने और इनका उपयोग करने का कोई कारण नहीं है। मैं उनकी ताकत जानता हूँ। बेशक, क्विन को क्रिस के हाथों में मौजूद हथियारों की असली श्रेणी का पता था, और हालांकि वे दानव श्रेणी के नहीं थे, फिर भी वे निश्चित रूप से अर्धदेवता श्रेणी के थे। क्विन ने भी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। चाहे जिसने भी उसे वे ब्लेड दिए हों, वे निश्चित रूप से मजबूत ही रहे होंगे। ये तुम्हें किसने दिए? क्विन ने पूछा। शायद अगर मुझे ये पता होता तो मैं तुम पर ज्यादा यकीन करता। जब क्विन ने ये पूछा तो क्रिस के चेहरे के भाव और मनोदशा बदल गई। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसका चेहरा भावहीन हो गया। मुझे डर है अगर तुम्हें ये पता चल गया तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा।
अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, इसलिए चिंता मत करो। आखिरकार हम अच्छे दोस्त तो बनेंगे ही। इससे क्विन को याद आया कि यह व्यक्ति शायद प्यो का सदस्य ही होगा, किस पद पर कौन जाने। अगर हथियार दानव स्तर के थे तो पूरी संभावना थी कि वह प्यो नेता से सीधे बात कर रहा होगा। हालांकि ऑस्कर ने दावा किया था कि प्यो का नेता दानव स्तर का हथियार इस्तेमाल करता है, जो क्रिस के पास नहीं था, और क्विन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्रिस जैसा अपरिपक्व और सहज व्यक्ति किसी संगठन का नेता कैसे हो सकता है। इन असहज पलों को पीछे छोड़ते हुए क्रिस ने तुरंत काम पर लगने का फैसला किया। वह किसी से बात करने को लेकर उत्साहित लग रहा था और उसे लगा कि उसे एक मजबूत शिष्य मिलने वाला है। लगता है तुम्हें क्यूई का इस्तेमाल करना पहले से ही आता है, क्रिस ने समझाना शुरू किया। जिसे मैं पहला चरण कहता हूँ। क्रिस जिस तरह से बोल रहा था उससे लग रहा था कि वह बार बार हम कहता और फिर उसे मैं बदल देता। जाहिर था कि क्रिस कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसने क्यूई का इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से सीखा हो, बल्कि उसे किसी ने सिखाया था, चाहे वह इसे छिपाने की कितनी भी कोशिश कर रहा हो। यह बुरा नहीं है, क्योंकि दूसरे चरण को सीखने के लिए आपको पहले चरण को सीखना होगा। अच्छा, पहले, क्रिस ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, मानो वह सब कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। अब इस चरण में सबसे ज़रूरी बात है अपनी क्यूई उत्पादन शक्ति को बढ़ाना। ऐसा लगता है कि आप पहले ही सीमा पार कर चुके हैं और अपनी पूरी क्यूई का उपयोग करना जानते हैं। हालांकि इसका एक कारण आपके शरीर के अंदर मौजूद दूसरी शक्ति भी है, लेकिन ऐसे और भी तरीके हैं जिनसे हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद क्रिस कमरे के कोने में रखे बड़े पत्थर की ओर चलने लगा और फिर उसे आसानी से उठाने लगा, मानो वह कोई महामानव हो। इस समय मैं इस पत्थर को उठाने में मदद के लिए अपनी भुजाओं और शरीर की 100% क्यूई का उपयोग कर रहा हूँ। क्यूई के बिना मैं ऐसा कभी नहीं कर पाता, लेकिन अगर मैं कर पाता तो क्या होता। इसलिए शरीर को प्रशिक्षित करना और केवल क्यूई पर निर्भर न रहना उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं हर दिन पत्थर उठा रहा हूँ, दिन ब दिन कम क्यूई का उपयोग कर रहा हूँ, और इस समय मैं पत्थर को ज़्यादातर खुद ही उठा सकता हूँ। अपने शरीर को इस तरह प्रशिक्षित करने से हमारा शरीर लगभग अलौकिक बन सकता है। एक आम इंसान भी, चाहे उसने कितनी भी कड़ी ट्रेनिंग क्यों न ली हो, ऐसा कुछ नहीं उठा पाता, लेकिन धीरे धीरे कम क्यूई का इस्तेमाल करके हमारा शरीर पहले की कमी को पूरा करने की कोशिश करता है, और यह हमें बदल देता है। इसलिए अगर आप अपनी क्यूई की सीमा पार कर चुके हैं, तो क्यूई का इस्तेमाल करने के लिए एक सुपर बॉडी बनाना आपको और भी मजबूत बना देगा। क्रिस ने अपनी छाती पर थोड़ा जोर से मुक्का मारते हुए कहा, और वह अपनी छाती को थोड़ा रगड़ने लगा, जो अब थोड़ी लाल हो गई थी। अब इसका इस्तेमाल गति और दूसरी चीज़ों जैसे दूसरे क्षेत्रों में भी ट्रेनिंग के लिए किया जा सकता है, लेकिन मैंने मुख्य रूप से ताकत पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। हालांकि यह सलाह अच्छी हो सकती थी, लेकिन क्विन के लिए यह ज़्यादा मददगार नहीं थी, जो पहले से ही अलौकिक था। क्यूई का इस्तेमाल किए बिना और सिर्फ अपनी प्राकृतिक शक्ति से वह उस पत्थर को उतनी ही आसानी से उठा सकता था। लेकिन इससे उसे यह ज़रूर आश्चर्य हुआ कि क्या ये भी ब्लेड परिवार जैसा ही कुछ था। बिना किसी क्षमता के भी वोडने की बहन और भाई बहुत शक्तिशाली थे। सिल के अनुसार उनका प्रशिक्षण मुख्यतः अपनी जान जोखिम में डालने और शरीर में छिपी उस शक्ति को सक्रिय करने के लिए था। अगर ची जीवन ऊर्जा होती तो क्या यह उस समय सक्रिय होती जब मानव शरीर को ऐसा लगता कि वह मरने वाला है? क्या ब्लेड परिवार ने ची के बारे में कुछ भी जाने बिना ही एक सुपर ची शरीर बनाने का तरीका खोज लिया था? हालांकि बाल्डे परिवार ने जो किया वह कोई भी नहीं कर सकता था, और इस तरह के प्रशिक्षण से गुजरने वाले अधिकांश लोग मर जाते। अब जब मैंने आपको बताया है कि पहले चरण को कैसे बेहतर बनाया जाए, तो आइए थोड़ा समझाते हैं कि पहला चरण क्या है। पहला चरण सरल है, अपने शरीर में क्यूई का उपयोग करना सीखें। जांच करें, अपने शरीर के विभिन्न भागों में क्यूई को कैसे ले जाना है, ये जानें, और अंत में उन वस्तुओं या चीज़ों में क्यूई को कैसे डालना है जिन्हें आप छू रहे हैं। डिंग डिंग, आपने क्यूई का पहला चरण पहले ही पूरा कर लिया है। बधाई हो, क्रिस ने कहा जब उसने क्विन को उन सभी बातों पर सिर हिलाते देखा। अब आइए दूसरे चरण पर नज़र डालें। पहले चरण का तीसरा भाग इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह एक समान अनुभूति देता है, न कि क्यूई को विभिन्न वस्तुओं और लोगों तक पहुंचाता है। हम सीखेंगे कि अपने शरीर के बाहरी हिस्से को ढकने के लिए क्यूई को बाहरी रूप से कैसे मुक्त किया जाए। इसे एक अदृश्य कवच की तरह समझें। इसे सीखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह वाकई मददगार हो सकता है, खासकर आपके हथियारों को बेहतर बनाने में। जब आप अपने हथियार को ढक सकते हैं और उसमें शक्ति भर सकते हैं, तो आपके हथियार और हमले दूसरों की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। इससे टकराने पर यह दूसरे लोगों की जीवन शक्ति को भी नष्ट कर सकता है। क्यूई का दूसरा चरण, क्या लूसी अपने हथियार पर यही इस्तेमाल कर रही थी? क्या यही हुआ था जब उसने पीटर को काटा था? उसकी अपनी क्यूई ही वह शक्ति थी जो मैं देख पा रही थी। तलवार के चारों ओर का आवरण पीटर से चिपक गया था, जिससे उसका ठीक होना नामुमकिन हो गया था।
स्पष्टीकरण के बाद प्रदर्शन का समय आया और आश्चर्यजनक रूप से क्रिस एक बहुत ही प्रतिभाशाली शिक्षक था। वह क्विन की पीठ पर हाथ रखकर उसे महसूस करता था कि वह क्यूई के साथ क्या कर रहा है। जब भी क्विन कुछ गलत करता या भटक जाता, क्रिस उसे सुधार देता। कुछ बार क्विन के अंदर की दूसरी ऊर्जा ने क्रिस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अगर वह उसे संक्रमित कर देती तो वह वही करता जो उसने पहले किया था, यानी क्यूई से छुटकारा पाने के लिए। क्विन ने पूछा था कि क्या वह दूसरे चरण के साथ भी ऐसा कर सकता है, लेकिन जाहिर है वह जो कर रहा था वह क्यूई के तीसरे चरण के लिए ज़्यादा इच्छुक था। फिर भी क्रिस ने कहा कि जब तक वह दूसरे चरण में निपुण नहीं हो जाता, उसे तीसरे चरण को सीखने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हालांकि कई लोग दूसरा चरण सीख सकते हैं, लेकिन तीसरा चरण थोड़ा अलग है। उसने इसके अलावा और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद क्विन ने आखिरकार कुछ प्रगति दिखाई और दोनों के बीच काफ़ी अच्छी बनती जा रही थी। बातचीत करते समय दोनों एक दूसरे के अतीत के बारे में सवाल पूछने से बचते थे और ऐसा लगता था कि वे इस बात का सम्मान करते थे। यदि दूसरा कोई रहस्य छिपा रहा था तो एक को दूसरे के बारे में क्यों बताना चाहिए, और जल्द ही उन्होंने एक दूसरे का सम्मान करना सीख लिया। अंततः जब क्विन ने अपने गॉन्टलेट्स को सफलतापूर्वक क्यूई से लेपित कर लिया तो वह तीसरे दिन तैयार हो गया। मुझे पता था कि तुम अच्छे हो, क्रिस ने कहा। 3 दिन में ये सब सीखने का मतलब है कि हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी और मैं एक बेहतरीन शिक्षक हूँ। ये सच था, क्रिस के बिना क्विन कभी भी इतनी रचनात्मक नहीं हो पाती कि वह इनमें से किसी भी चीज़ को स्वतंत्र रूप से समझ पाती। अब क्या होगा, तीसरा चरण? क्विन ने पूछा। क्रिस ने अपना सिर हिलाया, जैसे क्विन ऐसा प्रश्न पूछकर मूर्ख हो। स्थिर खड़े रहकर दूसरे चरण का उपयोग करना जानना और युद्ध में इसका उपयोग करना जानना दो अलग अलग बातें हैं। क्रिस ने अपने हथियार उठाए और गुफा से बाहर चला गया, जबकि क्विन उसके पीछे पीछे चला गया। वे एक ऐसे इलाके में गए जहां कई टूटे हुए पेड़ और ज़मीन में गड्ढे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस इलाके में कोई बम फट गया हो और सारा जंगल और हरियाली साफ हो गई हो। जल्द ही बड़े बड़े कदमों की आहट उनकी तरफ आने लगी। क्रिस एक तरफ जाकर ज़मीन पर पालथी मारकर बैठ गया और फिर से सेब खाने लगा। मेरे महान शिष्य, मुझे दिखाओ कि तुमने क्या सीखा, क्रिस ने कहा। जब तेज कदमों की आहट नज़दीक आई तो एक बड़ा जानवर उनके इलाके में कूद पड़ा था और ज़मीन हिल रही थी। क्विन ने अपने निरीक्षण कौशल का इस्तेमाल करके उसे देख लिया। निरीक्षण करें। पौराणिक स्तरीय जानवर, हीरे जैसी सतह पर जहां सभी बड़े गुटों के जहाज खड़े थे, बाकी समूह और उनके लोग अपने अपने जहाज़ों के अंदर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि राक्षसी स्तर के जानवर का शिकार कितना अच्छा चल रहा है, और वे बस उन्हें शुभकामनाएं ही दे सकते थे। जब अन्य लोग चले गए थे, लिंडा शापित जहाज की प्रभारी थी। उसे कास के अन्य लोगों के साथ वापस आने का इंतजार करने और जितनी जल्दी हो सके क्विन को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक उनके लौटने का कोई संकेत नहीं मिला था। जहाज के चारों ओर घूमते हुए उसने ये सुनिश्चित किया कि बाकी क्षेत्र भी ठीक चल रहे हों। वेविल को पुराने परजीवी गुट से लाया गया था। वह काफ़ी कुशल था और अगर लिंडा को कुछ हासिल करना होता तो उसकी गति क्षमता का होना बहुत ज़रूरी था। एलेक्स के नेतृत्व में फोजिंग क्षेत्र में लगातार काम चल रहा था, मानो उन्होंने हथियार बनाना कभी बंद ही नहीं किया। एलेक्स बहुत उत्साहित था क्योंकि वह जानता था कि शुद्ध ग्रहों और डेजी की सामग्रियों की बदौलत अब उन्हें काम करने के लिए नई सामग्रियां मिलेंगी। आखिरकार बिग फोर का हिस्सा बनकर वे बिना किसी चिंता के व्यापार करने के लिए स्वतंत्र थे और एलेक्स का ब्रह्मांड में एक प्रसिद्ध फौजर बनने का सपना साकार हो गया। उसका उत्साह देखकर लिंडा के चेहरे पर हमेशा एक चमकदार मुस्कान आ जाती थी, और आखिरकार वह जिस जगह की जांच करने गई वह था अस्थायी स्कूल। जहाज पर रहने वाले परिवारों के कुछ बच्चे जहाज पर ही थे, लेकिन गुट के ज्यादातर सदस्यों के परिवार जहाज से बाहर अपने ग्रहों पर रहते थे। चूंकि जहाज पर हर ग्रह से जुड़े टेलीपोर्टर थे, इसलिए यह उनके लिए एक सामान्य काम जैसा लगता था। सुबह उठते ही वे टेलीपोर्टर के जरिए गुट की ओर निकल सकते थे, इसलिए ज्यादातर परिवारों ने ग्रह पर ही रहने का फैसला किया। फिर भी जहाज पर बहुत सारे बच्चे थे क्योंकि क्विन उन्हें अपने साथ ले आया था। पीटर अब यहाँ नहीं था और आमतौर पर वही उनकी देखभाल करता, लेकिन उसकी जगह नन्हा बोडेन था। जैसे ही उसने खिड़की से झांका तो उसने देखा कि छोटा बोडेन अपने 2 छोटे हाथों से एक बच्चे को पकड़े हुए था। वाह, ये तो अद्भुत है बोडेन, अब मैं। एक और बच्चा चिल्लाया। क्या इस गुट में कोई साधारण लोग भी हैं? लिंडा ने सोचा। ये जानते हुए कि सभी इलाके सुरक्षित हैं और सब ठीक चल रहा है, वह बस घूम घूम कर देख सकती थी कि गुट के सदस्य ठीक हैं या नहीं। हमेशा की तरह जब उसके पास करने को कुछ नहीं बचता तो उसका मन अपने भाई के बारे में सोचने लगता। काश वह ये सब देखने के लिए यहाँ होता, उसने सोचा। सबसे बुरी बात यह थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मौत के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। वह कई तरह की भावनाओं से गुजरी थी और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाती रही थी, फैक्स को, परजीवियों को, यहाँ तक कि क्विन को भी दोषी ठहराती रही थी।
आखिरकार एक व्यक्ति था जिसे वह किसी और से ज्यादा दोषी ठहराना चाहती थी, लेकिन वह व्यक्ति पहले ही मर चुका था। उदास महसूस करते हुए क्विन के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसकी हालत देखकर एक बार क्विन ने उसे उठाने की कोशिश की। इस समय आप जिन भावनाओं से गुजर रहे हैं वे सिर्फ आप ही महसूस नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर में बहुत से लोग यही अनुभव कर रहे हैं। ये सोचने के बजाय कि आप क्या कर सकते थे या किसे दोष देना चाहिए, हमें ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए और दूसरों के साथ ऐसा दोबारा होने से रोकना चाहिए। क्विन एक युवा वयस्क था जबकि लिंडा अपनी उम्र के मध्य 20वें दशक में थी। वह अक्सर उसे नासमझ समझती थी और उसके निर्णय लेने के कौशल मूर्खतापूर्ण और उसकी उम्र के हिसाब से उपयुक्त नहीं थे। लेकिन कई बार ऐसे क्षण भी आते थे जब वह कमरे में सबसे परिपक्व व्यक्ति लगता था, मानो उसने एक लंबी जिंदगी जी ली हो। तभी एक तेज हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और वेविल अचानक उसके सामने आ गया। उसके चेहरे पर घबराहट दिख रही थी, पर यह घबराहट दौड़ने से नहीं थी। लिंडा, हमारे यहाँ घुसपैठिए हैं, वेविल ने उसे बताया। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। शापित जहाज के बाहर बाकी सभी जहाज तैयार खड़े थे। समय समय पर कुछ जहाज ताज़ी हवा के लिए और ये देखने के लिए बाहर जाते थे कि कहीं कोई जानवर तो नहीं है जो पास आने वाला हो। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि दूसरों की जानकारी के बिना दो खास समूह एक कदम आगे बढ़ने की योजना बना रहे थे। प्यो के वे लोग जो कथित तौर पर भाग गए थे अब लौट रहे थे, लेकिन वे अपने जहाज पर नहीं बल्कि शापित गुट के जहाज की ओर जा रहे थे। इसके अलावा वे 3 लोग जिन्होंने अस्थायी गठबंधन बनाया था और पहले प्यो के अधीन थे, अब भी हमले का नेतृत्व कर रहे थे। प्यो के सदस्य क्रिस्टल के एक बड़े जड़ से उखड़े हुए स्लैब के पीछे छिपे हुए स्टैंड बाय पर थे। कुल मिलाकर उनकी संख्या लगभग 100 थी। वे शापित गुट के दरवाजे खुलने का इंतजार कर रहे थे और गठबंधन के तीनों लोगों का काम यही था। जैसे ही तीनों पास आए, 2 लोगों को बाहर निगरानी के लिए तैनात कर दिया गया। क्या तुमने ध्यान दिया? ग्रेलैश परिवार में से किसी ने कहा। उन तीनों ने अपने सारे जानवरों वाले उपकरण पहन रखे हैं। मेरा अंदाजा है कि वे वहां सिर्फ बातें करने के लिए नहीं आए हैं। तो फिर क्या हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए? उनके सबसे मजबूत सदस्य दूर हैं। क्या आपको लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए? शापित गुट अब सबसे मजबूत गुटों में से एक है। अगर वे इस तरह की किसी चीज़ से निपट नहीं सकते हैं तो वे नेताओं का हिस्सा बनने के लायक नहीं हैं। हम यहाँ शापित गुट में शामिल होने की शर्तों के बारे में बात करने आए हैं, एक ने ऊंची आवाज में कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई धमकी नहीं दे रहा हो। शापित गुट के 2 लोगों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि यह उनका फैसला नहीं था। उनके चेहरों के भाव देखकर गठबंधन की एक और सदस्य फरीन समझ गई कि वे रेडियो पर इसकी सूचना देने वाले हैं। उसने जल्दी से अपना हथियार निकाला और गुट के सदस्य के पीछे जाकर उसकी गर्दन पर खंजर रख दिया। कुबो ने भी ऐसा ही किया और अपना भला दूसरे की ओर तान दिया। दरवाजे आराम से खोलो और हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, कुबो ने कहा। अपनी जान के डर से उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था और शापित जहाज के लिए रनवे और दरवाज़ा खुलने लगा। वे अंदर थे। उसी समय दूर से एक जोरदार धमाका सुनाई दिया जो एक के बाद एक होता रहा। यह उनके स्थान से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन यह उनके इच्छित प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था। अन्य समूह जांच करने गए, हालांकि विस्फोट से उनके आसपास के कठोर भूभाग पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। इसने कुछ अवांछित ध्यान आकर्षित किया, जानवरों का ध्यान। जानवरों के उनकी ओर बढ़ने के साथ बाकी सभी समूह उनके सामने युद्ध की तैयारी करने लगे। इस भ्रम और घबराहट का फायदा उठाते हुए शुद्ध सदस्य भी शापित जहाज पर सवार होने के लिए छिपने की जगह से बाहर आ गए। वे सामान्य यात्री पोशाक पहने हुए थे और अगर अब कोई उन्हें देख भी ले तो कोई भी वास्तव में नहीं जान पाएगा कि वे कौन हैं। ये गुट एक दूसरे के बहुत करीब नहीं थे और उन्हें यह भी नहीं पता था कि दूसरे कैसे दिखते हैं। वे बस यही सोचेंगे कि शापित गुट अपना काम कर रहा है और यदि वे उन्हें देख भी लें तो ये समूह केवल एक अस्थायी गठबंधन के अंतर्गत हैं। उन्हें किसी अन्य समूह पर हमला होने की परवाह नहीं होगी, वे केवल जानवरों और स्वयं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हालांकि कुछ लोगों ने इस पर ध्यान दिया, जैसे ग्रेलैश परिवार के लोग। उन्हें अंदाजा था कि अचानक हुए इस हंगामे के पीछे कौन है, लेकिन उन्होंने चुप रहने का फैसला किया। आखिरकार हम अंदर पहुंच ही गए, कुबो ने कहा। अब जब सब लोग चले गए हैं तो ये किसी बच्चे से कैंडी छीनने जितना आसान होगा। गठबंधन के सदस्य मजबूत थे, भले ही उन्होंने द्वंद्व युद्ध में अच्छा प्रदर्शन न किया हो। वे जानते थे कि दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो उनका मुकाबला कर सकते हैं, बस हाल ही में वे ऐसे लोगों से ज्यादा बार मिल रहे थे। अब यह उन लोगों पर निर्भर था कि वे शापित जहाज पर सवार होकर हमले का सफलतापूर्वक बचाव करें। योजनाबद्ध हमले से पहले गठबंधन के 3 सदस्य प्यो जहाज के अंदर इकट्ठा हुए थे। टुलक, फरीन और कुबो, ये तीनों वही थे जिन्होंने कभी कई गुटों को इकट्ठा किया था और एक महाशक्ति बनने के करीब थे, लेकिन प्यो के पैरों तले जमीन खिसका दी और जल्द ही उनके समूह का हिस्सा बन गए।
जहाज के अंदर अब कोई भी शुद्ध सदस्य नहीं था, सिर्फ वे ही बचे थे जो गुट के नेताओं के प्रति वफादार थे। चूंकि शुद्ध सदस्य कथित तौर पर ग्रह से पहले ही भाग चुके थे, या कम से कम तुलक ने दूसरे नेताओं को यही बताया था। इसके बजाय शापित गुट से छुटकारा पाने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई गई। लूसी का प्यो में बहुत सम्मान था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह उच्च नेताओं में से एक थी, बल्कि इसलिए भी कि वह प्यो की संस्थापकों में से एक थी। प्यो के भीतर कुछ लोग थे, जैसे रैंक एक, जो सिर्फ अपनी ताकत के कारण ही शक्तिशाली स्थिति में थे। उसकी मौत नेता मिस्टर शून्य के लिए एक बड़ा सदमा साबित होगी। प्यो की ताकत को प्रत्यक्ष रूप से देखकर तुलक, फरीन और कुबो को लगा कि उन्हें पता चल गया है कि दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान कौन है। प्यो के लोग ही थे। लूसी को शापित गुट के हाथों इस तरह मरते देखने के बाद भी उनके मन में कोई संदेह नहीं था। उन्हें लगा कि एक दिन प्यो शासन करेगा, और यदि ऐसा है तो उन्हें सत्ता की स्थिति में रखा जाना चाहिए और उन पर भरोसा किया जाना चाहिए, और लोगों से छुटकारा पाने या कम से कम उन लोगों को गंभीर नुकसान पहुंचाने से बेहतर क्या हो सकता है जिन्होंने उनके प्रिय नेताओं में से एक को छीन लिया था। एक गुट उन लोगों के बिना कुछ भी नहीं था जो उनका अनुसरण करते थे, इसलिए उनसे छुटकारा पाने से संभवतः क्विन और अन्य लोगों को ऐसी स्थिति में डाल दिया जाएगा जहां उन्हें किसी और के साथ शामिल होना पड़ेगा। कम से कम उनकी सोच तो यही थी। शापित जहाज में प्रवेश करते ही तीनों नेता और उनके पीछे प्यो के लगभग 100 सदस्य थे। पहली बार जहाज पर चढ़ते समय उन्हें जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर गई वह ये थी कि जहाज अपने आकार के हिसाब से कितना खाली था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ज्यादातर सदस्यों को जहाज पर रुकने की जरूरत नहीं थी और वे अपने ग्रहों पर आराम कर रहे थे जब तक कि उन्हें बुलाए जाने की जरूरत न पड़े। इसलिए सिर्फ कुछ ही लोग पीछे रह गए थे। इससे हमारा काम और भी आसान हो जाएगा, चलो इस पूरे जहाज पर कब्जा कर लेते हैं। कुबो चिल्लाया और वे तीनों 3 अलग अलग समूहों में बंट गए, जिनमें 3 बराबर आकार की सेनाएं थीं। तुलक ने जहाज के मुख्य हॉल में अपना उत्पात मचाना शुरू कर दिया था जो अलग अलग इलाकों की ओर जाता था। वे शापित गुट के लोगों से लड़ रहे थे और वेविल तुरंत लिंडा को दुश्मन की मौजूदगी की सूचना देने गया। इसके साथ ही फरीन जहाज के बाईं ओर और कुबो जहाज के दाईं ओर अपने अपने छोटे छोटे समूहों के साथ चले गए। तुलक के दिमाग में सबसे पहले यही बात आई कि लड़ाई उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हो रही है। उसे लगा कि शापित गुट के लोग कमजोर होंगे। वे एक नया गुट थे, इसलिए उनके पास अच्छे उपकरण नहीं हो सकते थे और उनमें से ज्यादातर किसी अनजान गुट से थे। हालांकि उन्होंने शापित लोगों के साथ रहकर और अब तक के सबसे मजबूत परिवारों में से एक सनशील्ड्स के हमले से बचकर बहुत कुछ सीखा था। जल्द ही लिंडा आ गई और जब उसने देखा कि हमले के पीछे कौन था तो उसका खून खौल उठा। वेविल, सुनिश्चित करो कि कोई भी न मरे, जो सबसे अधिक मुसीबत में हो उसकी मदद करो, लिंडा ने आगे बढ़ते हुए कहा। वेविल जहां तक हो सका अपनी तेज रफ्तार और खंजर का इस्तेमाल करते हुए घातक वारों को रोकने की कोशिश करता रहा, और जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल थे उन्हें वह फिलहाल किनारे ले जाने की कोशिश करता रहा। लिंडा की बात करें तो वह न तो धीमी हुई और न ही तेज आगे बढ़ती रही। एक सदस्य अपनी तलवार लेकर आगे आया और उसने अपनी मुख का तान दी, इस बात की जरा भी परवाह न करते हुए कि वह उसकी त्वचा को काटेगी। तलवार उसकी उंगलियों की त्वचा को छूती ही थी कि उसकी मुख का प्यो के सदस्य के चेहरे पर जा लगी। एक ही वार में वह कमरे में उड़ गया। पास ही एक और लड़ाई चल रही थी। उसने उस आदमी को लात मारी और उसके पैर चकनाचूर हो गए क्योंकि उसका शरीर हवा में 2 बार घूमा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। जल्द ही सदस्यों को एहसास हुआ कि वह कितना बड़ा खतरा है और उन्होंने उस पर हमले शुरू कर दिए, लेकिन उसने एक ही वार में उन सभी को निपटा दिया और किसी रोबोट की तरह आगे बढ़ती रही जिसे कोई आदेश दिया गया हो। हमने अभी अभी मनुष्य के रूप में शांति पाई है और यह आप जैसे लोग हैं जो इसे बर्बाद कर रहे हैं, वह चिल्लाए। अंत में ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ में सफलतापूर्वक तलवार भोंक दी हो, लेकिन उसने पलटकर ब्लेड को बीच में घूंसा मारा जिससे उसका अधिकांश भाग टूट गया, और फिर उसने ब्लेड को उस व्यक्ति पर वापस फेंक दिया जिसने उस पर हमला किया था, और फिर ब्लेड को अपने शरीर से बाहर खींच लिया, मानो इससे उसे कोई दर्द नहीं हुआ हो। घाव भर रहा था और साथ ही उसके अंदर भूख भी बढ़ रही थी, लेकिन उसका गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि उसे इसकी परवाह नहीं थी। हाँ, तुम बहुत ताकतवर हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारी क्षमता ताकत ही होगी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मेरा नाम तुलक होने का एक कारण है। मैं एक ऐसे चरित्र पर आधारित हूं जिसके पास अमानवीय ताकत है और वह थोड़ा हरा है। वह मुट्ठियों के बल आगे बढ़ते हुए चिल्लाया। तुलक का उपकरण बहुत अच्छा था और वह लिंडा से थोड़ा तेज लग रहा था। उसने उसके पेट पर एक जोरदार मुक्का मारा। मुक्का बहुत जोरदार था, लेकिन वह नहीं हिली और उसने भी अपना मुक्का उसके पेट पर मारा। मैंने पौराणिक कवच पहना हुआ है और मैं अभी भी उसकी शक्ति महसूस कर सकता हूँ, उसने सोचा, लेकिन अगर मुझे चोट लग रही है तो उसे भी तो चोट लग रही होगी। तुलक ने सोचा और लगातार वार करता रहा। दोनों को इस बात की परवाह नहीं थी कि उन्हें चोट लग जाएगी और वे एक दूसरे पर मुक्के बरसाते रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया धीरे धीरे एक विजेता बनता गया। तुलक जल्द ही थकने लगा।
उसकी कुछ हड्डियां टूट गई होंगी, लेकिन उसकी शक्ति इस पूरे समय एक जैसी ही रही है। टुलक की क्षति बढ़ती जा रही थी। लिंडा हर हमले के बाद ठीक हो रही थी। टुलक की शक्ति और कवच की वजह से उसकी शक्ति कमज़ोर थी और उसकी गति भी धीमी थी, लेकिन वार सहते समय महसूस न होने वाला दर्द और उसकी प्रतिरोधक शक्तियां अंततः उसे विजेता बना देती थीं। लिंडा ने आखिरी मुक्का टुलक के घायल और चोटिल चेहरे पर मारा। उसकी आंखें कटी हुई थीं और खून उसके कवच पर टपक रहा था। उसने रास्ते से हटने के लिए अपने शरीर को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक तेज दर्द हुआ और एक टूटी हुई पसली ने उसे रोक दिया। चेहरे पर स्पष्ट प्रहार से वह पूरी तरह से बेहोश हो गया। मैंने ये किया, लिंडा ने सोचा। वह कमज़ोर महसूस करते हुए घुटनों के बल गिर पड़ी, दर्द की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके शरीर में कुछ चल रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो न सिर्फ वेविल बाकियों की मदद करने में कामयाब रहा था, बल्कि पोर्टल्स के जरिए अतिरिक्त सैनिक भी पहुंच गए थे, ज़्यादातर परजीवियों के ग्रहों से, और ऐसा लग रहा था कि उनका काम भी लगभग पूरा हो चुका था। मुझे देखना है कि बाकी लोग ठीक हैं या नहीं, लिंडा ने सोचा। जैसे ही वह उठने की कोशिश कर रही थी, उसके पेट में एक अविश्वसनीय भूख का एहसास हुआ। ऐसा दर्द उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वेविल ये देखकर उसके पास दौड़ा। सब ठीक तो है लिंडा, क्या कुछ हुआ है? उसने पूछा, लेकिन वह केवल ये देख पाया कि वह अपना पेट पकड़े हुए थी। क्या इसकी वजह यह थी कि मुझे बहुत ज़्यादा चोटें आईं? क्या इसका मतलब है कि मुझे खाना पड़ेगा? उसने सोचा। क्विन ने पहले भी उसे खाना खिलाने की कोशिश की थी और उसने थोड़ा बहुत खाया भी था, लेकिन इस विचार से उसे उल्टी आ जाती थी। पीटर की तरह एक ड्रैगर के रूप में उसे भी इंसानी मांस खाने की ज़रूरत थी, लेकिन पीटर के उलट, जब वह एक भूत था तो यह ज़रूरी नहीं था, जब तक कि उसे बहुत ज़्यादा चोटें न लग गई हों। समस्या ये थी कि जिस हालत में वह थी, उसमें वह रसोई घर तक नहीं पहुंच पा रही थी। वेविल, सबको यहाँ से बाहर निकालो, वह चीखते हुए बोली। लेकिन इससे आपको क्या मदद मिलेगी? बस करो। उसने उस पर पलटवार किया और उसकी आंखों में एक अजीब सी नज़र देखी जा सकती थी। जगह खाली करने के बाद वेविल ने लिंडा को अनजान रखते हुए वहीं रुकने का फैसला किया। वह उसे ज़मीन पर पड़ी इधर उधर देखती हुई देख सकता था और फिर वह रेंगते हुए टुलक की ओर बढ़ने लगी, जिसे उसने अभी अभी पीटा था। वह क्या करने की योजना बना रही है? वेविल ने सोचा। अगले कुछ पल वेविल के लिए यह बर्दाश्त करना लगभग नामुमकिन था। वह देख सकता था कि वह टुलक के शरीर के साथ क्या कर रही थी। यह एकमात्र ऐसी चीज़ थी जो दर्द को शांत कर सकती थी, लेकिन जल्द ही उसके शरीर के अंदर दर्द की जगह जलन ने ले ली। उसे पता नहीं था कि वह विकसित हो रही थी। जहाज के दाहिनी ओर शापित गुट के सबसे मेहनती सदस्य रहते थे। अगर कोई वहां से गुजरता तो उसे लगातार एक आवाज़ सुनाई देती जो दिन के किसी भी समय बंद नहीं होती थी। ये जहाज पर फोर्जिंग सेक्शन था, जहां बहुत गर्मी होने के कारण बहुत कम लोग आते थे। यहाँ फोर्जरों का नेतृत्व एलेक्स करता था और हर व्यक्ति को वह खुद चुनता था। फोर्जिंग टीम में 10 लोग और कुछ सहायक होते थे, लेकिन सहायक कभी कभार ही आते थे। किसी को भी ठीक से पता नहीं था कि एलेक्स फोर्जर चुनते समय किन मानदंडों पर ध्यान देता था, लेकिन वह जिसे भी चुनता था वह हमेशा उसी पर टिका रहता था। फोर्जिंग एक कठिन काम था, बार बार काम पूरा करना पड़ता था और ज़रा सा भी बदलाव या गलत स्ट्राइक घंटों की मेहनत के नतीजे को बिगाड़ सकता था। तो यह एक ऐसा काम था जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सोचा था, और इसीलिए एलेक्स का सही लोगों को चुनना वाकई प्रभावशाली था। बदले में अपने जुनून को पाने के लिए उन्होंने एलेक्स का शुक्रिया अदा किया और उसके जितनी ही मेहनत की। टीम बढ़ती गई और एक दूसरे से जुड़ती गई और सभी एक दूसरे का ख्याल रखते थे। एलेक्स के सबसे करीबी जालसाजों में से एक का नाम नोग था और उसने देखा था कि हाल ही में एलेक्स बिना रुके लंबे समय तक काम करने में सक्षम हो गया था, जैसा कि वह अब कर रहा था। क्या वह इंसान भी है? नोग ने मुस्कुराते हुए सोचा। उसने अपने काम की तारीफ की, लेकिन उसे एक अजीब बात भी नजर आई। हाल ही में एलेक्स अपनी पीठ को बार बार ऐसे छू रहा था मानो उसमें कुछ दर्द हो रहा हो, और वह अक्सर आराम करने का बहाना बनाकर कमरे से बाहर निकल जाता था। यहाँ तक कि जब एलेक्स पहले थका हुआ होता था तब भी वह कमरे से बाहर नहीं निकलता था। फिर भी ये कुछ ऐसा था जिस पर उसने अभी ध्यान दिया था, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। तारांकन बैंग बैंग। दरवाजे का प्रवेश द्वार चौड़ा था और उस समय वे उस पर कई बार टकराने की आवाज़ सुन सकते थे। भट्टियां बंद कर दो, एलेक्स ने आदेश दिया और सबने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। भट्टियां बहुत शोर कर रही थीं, इसलिए ठीक से सुन पाना मुश्किल था कि क्या हो रहा है। यह कोई मजाक नहीं है दोस्तों, एलेक्स चिल्लाया, लेकिन धमाका जारी रहा। कुछ दूसरे जालसाज घबरा गए क्योंकि उन्हें साफ पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उनके सामने मेज़ पर तैयार उपकरणों के टुकड़े रखे थे। आमतौर पर वे कोई भी जानवरों वाला सामान नहीं पहनते थे क्योंकि उसमें काम करना मुश्किल होता था, हालांकि उनके हाथों में कुछ चीज़ें होती थीं जो उन्हें कहीं कहीं अतिरिक्त ताकत देती थीं। उन्होंने जल्दी से जो कुछ भी उठा पाया उसे उठाया और उपकरण लगाने लगे, और जल्द ही दरवाज़ा खींचकर एक तरफ कर दिया गया।
छोटे काले बालों वाली एक महिला अंदर आई और पीछे प्यो के सदस्य थे। मुझे पता था कि यह सोने की खान होगी, फरीन बोली। यहाँ से जो चाहो ले लो। शुद्ध लोगों को हथियारों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और जालसाजी से बेहतर जगह और क्या हो सकती थी। जब शुद्ध लोग आगे दौड़े तो आगे वाले के चेहरे पर हथौड़े की जोरदार मार पड़ी। हथौड़े की जोरदार मार से पहला व्यक्ति बेहोश हो गया। तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें अपना सामान ले जाने देंगे? नोक चिल्लाया। क्या तुम्हें पता है कि हमने इन्हें बनाने में कितनी मेहनत की है? तुम हमें वैसे भी पीटोगे, इसलिए हम भी लड़ सकते हैं। जल्द ही एलेक्स सहित सभी लोग अपनी मेज पर रखी चीजों को प्यो सदस्यों की ओर फेंक रहे थे। वे योद्धा नहीं थे, इसलिए वे वास्तव में नहीं जानते थे कि उन्होंने जो हथियार बनाए थे उनका उपयोग कैसे करें। मैं तुम लोगों को आसानी से बाहर निकलने का मौका दे रही थी, फरीन ने हाथ उठाते हुए कहा, और जल्द ही हवा में और मेज पर रखे सारे हथियार एक साथ उसकी ओर आने लगे। हथियारों का एक बड़ा गोला बन गया था और उसने धीरे से उसे अपने सामने जमीन पर रख दिया। अब जाओ और उन्हें पकड़ो, मूर्ख विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, फरहीन ने कहा। सभी लोग उनकी ओर दौड़ रहे थे। एलेक्स सोच रहा था कि वह क्या कर सकता है, और तभी उसने देखा कि उसकी ओर तैरते हुए आए सभी चपरासियों में से उसकी मेज पर अभी भी एक छोटी तलवार बची हुई थी। क्या ये वही नया हथियार नहीं है जो मैंने बनाया है? एलेक्स ने सोचा। ये हथियार बाकियों से अलग था क्योंकि इसे उसके अपने खून से बनाया गया था। क्विन ने उसे अपने खून को हथियारों में डालने के लिए कहा था, लेकिन हथियारों के निर्माण की विधि के कारण ये वस्तुएं ज्यादातर ग्लेथ्रियम से बनी होती थीं और खून का बहुत कम प्रतिशत ही इस्तेमाल किया जा सकता था। इससे एलेक्स को आश्चर्य हुआ कि क्या ज्यादा खून वाला कोई हथियार इस्तेमाल किया जा सकता है। वह जानता था कि क्विन ऐसा ही चाहता है, इसलिए उसने खुद को ऐसा करने का काम सौंपा। ज्यादा क्रिस्टल और जानवरों के शरीर के अंगों का इस्तेमाल करने से ये कम टिकाऊ हो जाता, लेकिन आखिरकार उसने लाल खून से सनी परी तलवार बनाने का तरीका ढूंढ ही लिया। मूठ के ठीक ऊपर बीच में एक जानवर की आंख, तलवार की रक्षा के लिए कई तीखे जानवरों के दांत, और फिर सामान्य तलवारों की तरह चांदी या भूरे रंग की चमक के बजाय ये खून से लाल थी। कुछ करने की आवश्यकता महसूस करते हुए एलेक्स आगे बढ़ा और जो भी पहला व्यक्ति उसे दिखाई दिया उसके साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। उसने भागते समय अपनी तलवार को हवा में उछाल दिया और वह व्यक्ति हंसने लगा। ये वार साफ तौर पर किसी शौकिया खिलाड़ी के थे। प्यो का आदमी आसानी से उसे रोक तो पाया, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो उसे तलवार का वजन और उसके वार के पीछे छिपी ताकत का एहसास हुआ। क्या बकवास है, आदमी ने कहा। जैसे ही वजन नीचे गिरा, एलेक्स ने एक और हमला किया और उसके पेट में छुरा घोंप दिया। एलेक्स एक जालसाज था, और अगर जालसाजों के शरीर में कोई एक अच्छी बात थी तो वह थी उनकी ताकत। इसके अलावा रक्त परी बनने के बाद से उनकी ताकत एक सामान्य इंसान की क्षमता से कहीं अधिक बढ़ गई थी। ये देखकर फरीन ने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपनी चुंबकीय क्षमता का उपयोग करके हथियार को फिर से अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब मुझे वह तलवार चाहिए, वह बोली। फिर वह हथियारों के ढेर में से हर एक को तेज गति से एलेक्स की ओर धकेलती। अपनी सजगता का इस्तेमाल करते हुए वह आगे बढ़ता और हमले से बच जाता। पीछे मुड़कर देखा तो उसने जो छोटा खंजर उस पर चलाया था वह दीवार में धंसा हुआ था। ऐसा हमला उसे मार सकता था। उसने हथियारों के साथ कई बार ऐसा किया, लेकिन एलेक्स उसकी कल्पना से भी ज्यादा तेज था। उसने चकमा दिया, वार किया और सभी हमलों को बाल बाल बचा लिया। उसकी चालें अब भी अजीब और लापरवाह लग रही थीं, क्योंकि वह झुककर अपनी पीठ को अजीब अजीब आकृतियों में मोड़ लेता था। सभी के लिए यह स्पष्ट था कि वह लड़ाकू नहीं था, और यह पूरी तरह से भाग्य की बात थी कि वह हमलों से बच रहा था। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, फरीन ने कहा। दीवार में लगे हथियार अब पीछे से भी हिल रहे थे, और तभी एलेक्स ने देखा कि खींचा जा रहा एक हथियार नोक की ओर जा रहा था। नहीं, एलेक्स ने सोचा। नोक काफी दूर था, और अपनी तेज चाल के बावजूद वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह समय पर पहुंच जाए। मुझे हिलना होगा, मेरे शरीर को इसे और तेज चलना होगा। ये सोचते हुए हथियार को रोकने के लिए अपने शरीर पर चिल्लाते हुए उसकी पीठ पर एक अजीब सी मरोड़ महसूस हुई। नोब ने अपने चारों ओर देखा। वह हथियार को रोकने के लिए कुछ भी ढूंढ रहा था। वह एक को तो बचा सकता था, लेकिन सभी को नहीं। तभी उसकी दृष्टि में लाल रंग की कोई चीज दिखाई दी। उसे दूर करने के लिए उसे दूर कर दिया गया। मुझे खेद है क्विन, मैं इसे गुप्त नहीं रख सका। उसके खूनी परी जैसे पंख बाहर निकले हुए थे। कमरे में मौजूद हर कोई उन्हें साफ देख सकता था। वे इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने उसकी वर्दी को चीर डाला था, और वह पहले कभी अभ्यास में जितनी तेजी से नहीं चला था उससे कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो इसीलिए तुम अपनी पीठ छूते रहे, नोब ने टिप्पणी की। नोब के सामने खड़े होकर वह एलेक्स से नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसकी आंखें एक पंख से दूसरे पंख तक घूम रही थीं। लाल रंग इतना मनमोहक था, मानो वे हल्के और आर पार दिख रहे हों। अगर कोई उन्हें छू ले तो उसे लगता था कि उसके हाथ गिर जाएंगे, लेकिन साथ ही वे मजबूत और जीवंत लग रहे थे, मानो दिल की धड़कन हो।
एलेक्स के शरीर से निकलकर पंखों के सिरे तक कई रेखाएं थीं। आह, ये तो बहुत दर्द कर रहा है। एलेक्स घुटनों के बल बैठते हुए चिल्लाया। उसने जल्दी से अपनी जांघ में घुसे खंजर को पकड़ा और उसे बाहर निकालकर जमीन पर फेंक दिया। वह अपनी तलवार से कुछ हथियारों से बचने और उन्हें रोकने में कामयाब रहा था, लेकिन सभी को नहीं। एक खंजर उसकी जांघ में लगा था और वह काफी अंदर तक घुस गया था। मुझ पर एक एहसान करो, कार्यक्षेत्र को कवर के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करो, मैं इन लोगों से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश करूंगा, एलेक्स ने कहा। कार्यक्षेत्र बड़ा और मजबूत था, क्योंकि दिन भर हथियार बनाने के लिए इसी पर काम करना पड़ता था। हमलों को रोकने के लिए यह एक बेहतरीन उपकरण था। इसके चारों ओर घूमने से उन्हें हर तरफ से होने वाले हमलों से बचने में मदद मिलती थी। अब सभी जालसाज झुककर छिपने लगे थे। जब वह बोला तो उसके शब्द ज्यादा आत्मविश्वास से भरे नहीं लग रहे थे, लेकिन वे और क्या कर सकते थे। अपनी तलवार को कसकर पकड़े हुए वह उस व्यक्ति की ओर उड़ चला जो समस्या का कारण था, फरीन। उसने हर तरह के कोनों से उस पर हथियार फेंकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह किसी मक्खी की तरह उन सब से बचते हुए तेजी से दिशा बदलने में कामयाब रहा। मैंने जो भी प्रशिक्षण लिया, लगता है वो किसी न किसी मकसद से किया था। हालांकि एलेक्स ने कभी युद्ध का प्रशिक्षण नहीं लिया था, लेकिन जब वह ब्लड फेरी बन गया था तो एक काम वह रोज करता था, और वह था उड़ने का अभ्यास। वह इस प्रलोभन से कैसे बच सकता था। इंसान तो वहां उड़ना चाहते हैं जहां कई लोगों के सपने होते हैं, और वह भी उड़ सकता था, इसलिए जब भी उसे मौका मिलता वह अभ्यास करता। अपनी तलवार को सिर के ऊपर उठाकर उसने वार किया, लेकिन हथियारों की एक दीवार बनाकर उसे आसानी से रोक दिया गया। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि उस चीज़ का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, फरीन ने कहा। जैसे ही उसने हथियारों की दीवार को पंजे की तरह हिलाया, तलवार को पकड़ लिया, फिर उसे उठाकर उसने अपनी छोटी तलवार से एलेक्स के पेट में वार किया। दर्द से एलेक्स ने तलवार छोड़ दी और जल्दी से पीछे की ओर उड़ गया। उसे पहले कभी इस तरह से चोट नहीं लगी थी और उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वह किसी चीज़ से भर गया है, डर। मैं कह सकती हूँ कि तुम कोई लड़ाकू नहीं हो, वापस लड़ने की कोशिश करना समय की बर्बादी है, वह बोली, और आगे बढ़ते हुए कमरे में चारों ओर फैले हथियारों को एक बार फिर अपनी ओर खींच लिया। अपने पेट को पकड़े रहने से उसके हाथों में खून भरने लगा था। दर्द ऐसा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अब दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन घाव को देखकर ही उसे चिंता हो रही थी। बाकी लोग तो हमेशा ऐसे ही मार खाते हैं, पर लड़ते रहते हैं। भला कौन ऐसी हालत से गुजरेगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं नहीं कर सकता, एलेक्स ने सोचा। उसने देखा कि उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन फिर कमरे में चारों ओर अंदर मौजूद अन्य जालसाजों की ओर देखते हुए उसने देखा कि उनमें से एक ने अपने हाथ सिर पर रखे हुए थे। उसके दांत बज रहे थे और वह कुछ बुदबुदा रहा था। कृपया बस चले जाओ, कृपया बस चले जाओ। वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से अपने जीवन के लिए डरा हुआ था, और वह यहाँ इसलिए आया था क्योंकि एलेक्स ने उसे यहाँ आने के लिए चुना था। शायद अगर मैं क्विन होता तो कुछ कर सकता था, एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, जो जल्द ही हंसी में बदल गया। फरीन को लगा कि एलेक्स पागल हो गया है। तुम लोग बहुत घिनौने हो, हमारे नेता और बाकी लोग जब वहां नहीं थे तब हमला कर रहे हो। हम तो बस अपनी चीज़ों की रक्षा करना चाहते थे और तुम उसे छीनने की कोशिश कर रहे हो। तुम जानवरों से भी बदतर हो, एलेक्स उसकी ओर उड़ते हुए चिल्लाया। ये सोचकर कि वह हमला करने वाला है, उसने हथियार अपने सामने रखकर फिर से ढाल बना ली, लेकिन वह उसके पास से निकल गया और ज़मीन पर पड़ी तलवार पकड़ ली। लेकिन प्यो सदस्यों में से एक ने, जो उससे ऐसा करने की उम्मीद कर रहा था, अपनी कुल्हाड़ी नीचे की ओर घुमाई और एलेक्स के हाथ के ठीक बीच में लगी, इससे पहले कि वह हथियार तक पहुंच पाता। आह! वह फिर से जोर से चीखा। फरीन फिर मुड़ी और एलेक्स की तरफ तेजी से चलने लगी। वो मुस्कुराई मानो उसे इसमें मजा आ रहा हो। सिर्फ उस मुस्कान को देखकर ही उसके अंदर कुछ उमड़ रहा था, गुस्सा, जिससे एलेक्स को अपने शरीर में ऊर्जा का एहसास और भी साफ हो रहा था। एलेक्स ने कुल्हाड़ी अपने हाथ से खींची और उसे प्यो सदस्य से अलग कर दिया, फिर दूसरे हाथ से उसका सिर पकड़कर उसे एक तरफ फेंक दिया। एक इंसान के लिए, खासकर जब उसने जानवरों वाला गियर न पहना हो, शक्ति का ऐसा प्रदर्शन असंभव है। तलवार उठाकर वह फिर से आगे बढ़ा। वह दोबारा वही गलती नहीं दोहराने वाला था। अब हमला करते हुए वह तेजी से अंदर बाहर उड़कर उसे चारों ओर से घेरेगा। हथियारों को कवर के तौर पर इस्तेमाल कर रही फरीन को लगा कि वह सुरक्षित है, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि हर हमले के साथ हथियार कितने घिस रहे थे और एलेक्स का हथियार कैसे चमक रहा था। फिर एक और प्रहार के साथ एलेक्स ने उसके हथियारों की ढाल को तोड़ दिया, जिसे वह इस्तेमाल कर रही थी। फिर कहीं से भी उसने अपने दूसरे हाथ से उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी चाल तेज थी और वह पीछे कूद गई। काश मैं उस तक पहुंच पाता, उसने सोचा। उसी क्षण उसके अंदर जो ऊर्जा जमा हो रही थी वह उसके बाएं हाथ में पहुंच गई। लेजर शॉट जैसी लाल आभा निकली और उसके सिर पर लगी। सारे धातु के हथियार जमीन से गिर गए और वह भी। हौंफते हुए एलेक्स ने उसके शरीर को देखा। शायद उसे परेशान होना चाहिए था क्योंकि उसने पहली बार किसी व्यक्ति को मारा था, लेकिन इसके बजाय उसे बस राहत महसूस हुई।
मैंने कर दिखाया, वह चिल्लाया और वह भी जमीन पर गिर पड़ा। लानत है, उनके सारे हथियार छीन लो। एक प्यो सदस्य चिल्लाया। वे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एलेक्स कुछ नहीं कर सकता, उसकी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। बाकी सब हम पर छोड़ दो, नोब ने अपना हथौड़ा हाथ में लिए कहा। बाकी 9 उसके पीछे लड़ने के लिए तैयार थे। एलेक्स को उनके लिए इतनी कड़ी टक्कर देते देख वे चुपचाप बैठे नहीं रह सकते थे। अब सबसे बड़ा खतरा टल गया था और उनके पास मौका था। उन्हें जल्द ही यह एहसास हो गया कि उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पोर्टलों से अन्य लोगों की देखभाल के लिए अतिरिक्त सैनिक आ चुके थे। धन्यवाद क्विन, मुझे इन लोगों की रक्षा करने की शक्ति देने के लिए धन्यवाद। जहाज के बाईं ओर कुबो भी जहाज की जांच कर रहा था कि क्या कुछ दिलचस्प है। उसने बाकी 2 लोगों से संपर्क करने की कोशिश की कि क्या चल रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वे शायद लड़ाई में बहुत ज़्यादा मशगूल और उत्साहित हैं। उन्हें सारा मज़ा कैसे मिलता है, मुझे अभी तक कोई क्यों नहीं मिला। कुबो ने भाले पर उंगलियां ऊपर नीचे चलाते हुए कहा। तीनों में से वह काफ़ी खुआंखार किस्म का था और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसे किसकी जान लेनी पड़ेगी। आखिरकार उसकी और उसके समूह की खोज उसे एक प्रशिक्षण कक्ष तक ले गई। जब वे अंदर गए तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कमरा बच्चों से भरा हुआ था और उनके सामने एक छोटा सा आदमी खड़ा था जो एक छोटे कुत्ते के आकार का था। प्यो के सदस्यों ने सोचा कि इन्हें देखने के बाद वे बस पीछे मुड़ जाएंगे, लेकिन इसके बजाय कुबो ने अपने होंठ चाटे और आगे बढ़ने लगा। तुम क्या हो? एक प्यो सदस्य ने पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसके दोस्त ने तुरंत उसका मुंह ढक दिया। क्या तुम पागल हो? अगर तुमने उससे कुछ कहा तो वह हम सबको मार डालेगा। बेहतर होगा कि तुम उसे ऐसे ही छोड़ दो। अपने मित्र का हाथ दूर धकेलते हुए वह सहमत नहीं हो सका। क्या तुम सचमुच उसे बच्चों के साथ ऐसा करते हुए देखते रहोगे? मैं प्यो की मदद करने के लिए सहमत हो गया ताकि एक ऐसी दुनिया बनाई जा सके जहां हमारे बच्चे सुरक्षित रूप से बड़े हो सकें, उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। प्यो सदस्य ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसी समय कुबो पलट गया और एक ही नज़र में वह आदमी जम गया और फर्श पर गिर पड़ा। अब बच्चों, कौन एक छोटा सा खेल खेलना चाहता है? कुबो ने अपना भला गोल गोल घुमाते हुए कहा। बच्चों के आगे बोडेन चल रहा था। वह नीचे से कुबो की ओर देख रहा था, उसका सिर पीछे की ओर झुका हुआ था। क्या आप मेरे छात्रों को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? बोडेन ने पूछा। कुबो को एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से आ रही है। आखिरकार उसे किसी के पैर की थपथपाहट सुनाई दी। ये सुनकर उसने नीचे देखा तो उसे एक छोटा सा सुनहरे बालों वाला लड़का दिखाई दिया। आप एक युवा वयस्क की तरह दिखते हैं, लेकिन आपका शरीर एक का है। कुबो अपना मन नहीं बना सका। लड़का एक बच्चे की तरह था, लेकिन उसके अनुपात एक सामान्य आकार के इंसान के थे। एक बच्चा दूसरे बच्चे को अपना छात्र क्यों कह रहा है? कुबो हंसा और उसने अपना भाला तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। उसने भाले को अपने सिर के ऊपर घुमाया, हवा में उछाला और उसे पकड़कर अपनी बगल में रख लिया। इस दौरान वह अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रहा था जो मार्शल आर्टिस्ट पुरानी घिसी-पिटी फिल्मों में निकालते थे। जब बच्चों ने ये देखा तो उन्होंने तालियां बजाईं। वाह, मुझे लगता है कि वह हथियारों के मामले में जेरी जितना ही कुशल होगा। उनमें से एक ने कहा। नहीं, ये लोग थोड़े बेहतर हैं। जेरी अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं। तुम क्या कह रहे हो? मुझे एक भाला दे दो और मैं अभी वही काम करूंगा। एक और बच्चा गुस्से में चिल्लाया। इन बच्चों को क्या हो गया है? मैं तो उन पर हमला करने आया हूं और वे इतने शांत हैं। क्या उन्हें पता नहीं कि वे किस स्थिति में हैं? कुबो ने सोचा। इससे उसे उल्टी सी महसूस हो रही थी। ये वह सुख नहीं था जो वह चाहता था। वह चाहता था कि वे सभी डर जाएं, डर से रोने लगें और अपनी जान की भीख मांगें। धिक्कार है तुझ पर, कुबो चिल्लाया और अपनी तलवार सबसे पास खड़े एक छात्र की ओर तेजी से तान दी। वार इतना तेज था कि छात्र प्रतिक्रिया नहीं कर सका। छात्र के चेहरे के पास से गुजरते हुए भाला अचानक रुक गया और 1 इंच भी हिल नहीं सका, और जब उसने नीचे देखा तो वह छोटा सा आदमी उसे पकड़े हुए दिखाई दिया। ये लोग तो बच्चे ही हैं, बोडेन चिल्लाया। भाले को पकड़े हुए उसका हाथ तना हुआ था, उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गई थीं। बच्चे के गाल पर हल्की सी खरोंच लगने से उसकी चीखें निकलने लगीं। क्या तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? बोडेन चिल्लाया। भाला जहां से पकड़ा गया था वहीं से टूट गया था और बोडेन की पीठ से एक नहीं बल्कि 2 कीलें निकल आई थीं। उसके चेहरे और बाहों पर पपड़ियां उगने लगी क्योंकि वह अपना गुस्सा रोक नहीं पा रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कुबो उस छोटे आदमी को देख नहीं सका। हॉर्डनिंग एक्टिवेट मैक्स। कुबो ने अपनी क्षमता तब सक्रिय की जब वह हवा में था और अपने पीछे खड़े प्यो सदस्यों को देख रहा था। वे सभी इतने स्तब्ध थे कि मदद के लिए आगे भी नहीं बढ़ पाए, क्योंकि उन्होंने देखा कि छोटे आदमी ने कुबो को अपने सिर के ऊपर हवा में उठा लिया और फिर कुबो को जमीन पर पटक दिया। जैसे ही उसका शरीर जमीन पर गिरा, अखाड़े के फर्श की टाइलें टूट गईं और कमरे में मौजूद सभी लोगों ने कंपन महसूस किया।
कुबो बुरी तरह से खून खांस रहा था। उसने पौराणिक स्तर का कवच पहन रखा था और उसने अपने कठोरीकरण कौशल का उपयोग किया था, लेकिन यह अभी भी बेकार था। आप अभी भी जीवित हैं, मुझे लगता है कि आपका आत्मविश्वास यहीं से आया है, बोडेन ने कहा। अरे यार, बच्चों के सामने मेरा रूप बदल गया। खुद को छूते हुए बोडेन को एहसास हुआ कि बच्चे उसके अजीबोगरीब चेहरे को घूर रहे थे। उन्हें सिखाते समय वह उनके साथ खूब मजे करता था और अपनी ताकत के करतब दिखाता था, लेकिन क्विन के कहने पर भी उसने उन्हें अपना रूप नहीं दिखाया था। वह जानता था कि यदि शापित जहाज पर मौजूद लोगों को पता चल गया कि वह एक डाल्की है, तो वे उससे डर जाएंगे और अब बोडेन को डर था कि बच्चे उससे दोबारा बात नहीं करेंगे। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, वह रूपांतरण भी कर सकता है। हमारे शिक्षक अद्भुत हैं, मुझे तो लगता था कि वे एक मजबूत छोटे आदमी हैं। मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। मैं सबसे करीब हूँ, देखो मेरे बाल भी उसके जैसे हैं। जमीन की ओर देखते हुए बोडेन अपने चेहरे की मुस्कान छिपाना चाहता था। वह चाहता था कि बच्चे उसे एक गंभीर शिक्षक के रूप में याद रखें, साथ ही एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी जिसके साथ उनका अच्छा तालमेल था। बच्चों ने उसे शांत कर दिया था और उसके शरीर से कांटे और पपड़ियां गायब होने लगी थीं। क्या तुमने देखा, वह एक डाल की थी। शापित गुट में भी एक डाल की है, शुद्ध सदस्यों ने घबराहट में कहना शुरू किया। इसे मार दो, हमें इसे मारना होगा। लेकिन मैंने कभी किसी डाल्की को मानव में बदलते और इस तरह रूपांतरित होते नहीं देखा, एक अन्य ने टिप्पणी की। किसे परवाह है, जब तक यह उस रूप में नहीं है, हमें इसे मारना ही होगा। प्यो सदस्यों को आगे बढ़ते देख बोडेन ने सोचा कि यह सही अवसर है। ठीक है बच्चों, यह आदमी मरा नहीं है, तो तुम इसका इस्तेमाल कर पाओगे ना। मुझे दिखाओ कि तुमने अब तक क्या सीखा है। जमीन पर मरणासन पड़े कुबो को छूने के बाद लगभग निडर होकर बच्चों ने प्यो के लोगों से लड़ने का फैसला किया। ये कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। कुछ लोग बच्चों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बच्चे कितने कुशल और गंभीर हैं, तो वे अपनी जान बचाने के लिए खुद ही आगे आ गए। वे अपने सदस्यों से लिए गए हथियारों से कुशल थे, तेज थे और अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके अच्छी तरह से लड़ना जानते थे। इसके अलावा जब भी बोडेन को लगता कि किसी को चोट लग सकती है, तो वह हस्तक्षेप कर देता और उस व्यक्ति को टुकड़े टुकड़े कर देता। बोडेन ने कहा, आप में से कोई भी जीने के लायक नहीं है, बस वहां बैठकर उस आदमी को वह करते हुए देखना जो वह करने जा रहा था। आप सभी एक जैसे बुरे हैं। कुछ मिनट बाद प्रशिक्षण कक्ष का दरवाजा खुला। शापित गुट के सदस्य जो द्वारों से होकर आए थे अंदर आए। वे पसीने से लथपथ जल्दी में लग रहे थे। जल्दी करो, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वे सुरक्षित हैं। सामने वाले व्यक्ति ने अपनी बात धीमी करनी शुरू कर दी क्योंकि उसने देखा कि कुबो सहित सभी प्यो सदस्यों से पहले ही निपटा जा चुका था। मैंने उन्हें अच्छी तरह से पढ़ाया, इस कार्य के लिए आप सभी को ट्रिपल ए। बोडेन ने उन्हें अंगूठा दिखाते हुए कहा। जहाज के मुख्य हॉल में वापस आकर लिंडा ने अपने विकासक्रम से गुजरना पूरा कर लिया था। यह उतना ही कष्टदायक था जितना पहली बार मुड़ने पर हुआ था और उसने सोचा कि उसे फिर कभी ऐसा अनुभव नहीं करना पड़ेगा। उस समय उसे नहीं पता था कि वह विकास के दौर से गुजर रही है, लेकिन अब जब ये पूरा हो चुका है तो वह बता सकती है कि उसका शरीर बदल गया है। शारीरिक रूप से ज़्यादा नहीं, लेकिन वह जानती है कि कुछ अलग है। अपने शरीर को हवा में थोड़ा सा हिलाते हुए वह सोच रही थी कि उसके नए शरीर में आखिर क्या परिवर्तन हुए हैं। जब क्विन वापस आएगा तो मुझे उससे बात करनी होगी। मुझे अभी अभी बाकी सभी लोगों से खबर मिली है, ऐसा लगता है कि सभी सुरक्षित हैं और उन्होंने सभी घुसपैठियों से निपट लिया है, वेविल ने बताया। उसकी आवाज़ सुनकर लिंडा चौंक गई और उसने झट से टुलिप की तरफ देखा जिसे उसने ज़मीन पर खा लिया था। उसके दिमाग में कुछ तस्वीरें घूम गईं जो उसने सोचा भी नहीं था कि वो कभी करेगी, वो कर चुकी थी। उस वक्त उसे खुद होने का एहसास भी नहीं हो रहा था। अब वह थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि उस समय फैक्स पर क्या बीत रही होगी। यह अच्छी खबर है, जो भी जिंदा है उसे पकड़ लेते हैं। मुझे यकीन है कि क्विन उनसे जो कुछ हुआ उसके बारे में जवाब ज़रूर सुनना चाहेगी। जब वे जागेंगे तो हम उनसे अपने मरे हुए शरीर को साफ करवा सकते हैं। उन्हें एक संदेश भेजो। वेविल ने सिर हिलाया और संदेश देने के लिए जाने लगा, लेकिन ऐसा करने से पहले ही लिंडा ने आवाज़ लगाई। वेविल, किसी को मत बताना। वह एक पल के लिए रुका और फिर अंगूठा ऊपर करके चलता बना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे इतना राज बता पाएगी या नहीं, लेकिन गुट के बाकी लोगों की जान बचाने और उनकी मदद करने के लिए वह उसका एहसानमंद तो थी ही। जो कहा गया था उसे पूरा करने के बाद हमले के प्रभारी नेताओं में से केवल कुबो ही जीवित बचा था। उसे बंद कर दिया गया और क्विन के वापस आने तक उस पर नज़र रखी गई। बाहर से आए जानवरों के हमले का सामना दूसरे परिवारों ने भी किया था, लेकिन शापित लोग अपना जहाज छोड़कर कभी नहीं गए, जिससे ग्रेलिश और दूसरे परिवार सोच में पड़ गए कि अंदर क्या हो रहा है। हालांकि उनके पास सोचने के लिए ज़्यादा समय नहीं था। उन्हें अभी अभी डेमंटिया हंट के बारे में अपडेट के साथ एक कॉल प्राप्त हुई थी।
शिकार के लिए भेजे गए लोग ग्रह की सतह पर बनी एक बड़ी दरार के ऊपर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने छोटे जहाज़ों को अपने गंतव्य तक आने के लिए कहा था ताकि वे क्विन और राक्षसी जानवर की तलाश में दरार से होकर गुजर सकें। इंतजार करते हुए उन्हें कुछ फैसले लेने थे। सिर्फ छोटे जहाज़ ही ले जा सकते थे, इसलिए उनके साथ आए दल के बजाय एक छोटी टीम को वहां जाना जरूरी था और अब वे तय कर रहे थे कि कौन जाएगा। हमें खुद के साथ ईमानदार रहना होगा, ओवन ने कहा। इस राक्षसी श्रेणी के जानवर से लड़ते समय यहाँ लगभग हर कोई बेकार है। हमें पता था कि यह एक बड़ा जानवर होगा, इसलिए हमने एक बड़ी सेना भेजी, लेकिन हमें नहीं पता था कि यह एक रक्षात्मक प्रकार का जानवर होगा। अगर हम अपने साथ और लोगों को ले जाते हैं तो वे बस हमारे रास्ते में आ जाएंगे या फिर हो सकता है कि वे वापस ही ना आएं। मीटिंग में मौजूद बाकी लोगों ने जवाब में सिर हिलाया। आखिरकार बात तो सही थी। अब बस ये तय करना था कि किसे चुना जाए। शापित पक्ष की तरफ से सिल पहले से ही जाने पर अड़ा हुआ था, फैक्स भी मान गया था। बाकी लोगों की बात करें तो हालांकि सैम एक अच्छा रणनीतिकार था, उसे वहां ले जाना जोखिम भरा था और डेनिस और नेड जानते थे कि वे इस चुनौती के लिए तैयार नहीं थे। पॉल अच्छा कर सकता था, लेकिन उसके पास ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए सही उपकरण भी नहीं थे। इसलिए सिर्फ सिल और फैक्स ही चुने गए। सेना ने ऑस्कर और ड्यूक, ग्रेलिश परिवार के सदस्य ओवन और एक अन्य सदस्य को चुना था, जबकि आश्चर्यजनक रूप से मोना ने कहा था कि वह ऊपर ही रहेंगी। मेरा जानवर उस चीज़ से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, मोना ने कहा। मुझे लगा था कि जब छोटे केकड़े बाहर आएंगे तो मैं उन्हें नियंत्रित कर पाऊंगी, लेकिन लगता है कि यह राक्षसी श्रेणी के जानवर से जुड़ा है। इसके अलावा किसी को तो सतह पर रहने वालों की रक्षा करनी ही होगी। हम यहीं इंतज़ार करेंगे और अगर आपके जहाज़ नष्ट हो जाते हैं या आपको मदद की ज़रूरत पड़ती है तो हम आसानी से और सहायता भेज सकते हैं। बाकी लोगों को ये बात ज़्यादा पसंद नहीं आई। परिवार की मुखिया होने के नाते मोना को इस संयुक्त शिकार से बड़ा इनाम मिलने वाला था। इतना ही नहीं, उसने दानव स्तर का स्थान बताने वाले उपकरण को भी उन सब से छुपा रखा था, जिससे बाकी लोगों को बुरा लग रहा था। फिर भी ये सच था कि मोना ने ज़्यादा कुछ नहीं किया और यह सौदा पहले ही तय हो चुका था। मैं भी स्वेच्छा से आना चाहूँगा, लोगन ने हाथ उठाते हुए कहा। मैं आपको राक्षसी स्तर के जानवर को ढूंढने और उसकी पहचान करने में आसानी से मदद कर सकता हूँ। ऑस्कर ने लोगन की ओर देखा, जिसका शरीर छोटा था और उसके पास एक छोटा डिजिटल उपकरण था। ये बहुत खतरनाक काम है लड़के, और यद्यपि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन तुम्हारी रक्षा करने से पहले मैं अपनी और अपने करीबी लोगों की जान की रक्षा करूंगा। चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं, लोगन ने कहा। सच्चाई ये थी कि वे लोगन जैसे किसी खिलाड़ी को अपने साथ ले जाना चाहते थे, इसलिए जब उन्होंने शामिल होने का अनुरोध किया तो उन पर ज़्यादा दबाव नहीं था। आखिरकार हेलेन और उसकी दोनों बहनें भी शामिल होने के लिए राजी हो गईं, लेकिन उनका काम अलग होगा। जब नेता हमला करने जा रहे थे तब उन्होंने जानवरों से अपनी पीठ बचाने का अच्छा काम किया था। इस बार उन्हें उन जहाज़ों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा जाएगा जिन पर वे उतरेंगे। उनका अनुमान था कि ये द्वितीयक आंतरिक ग्रह खतरनाक प्राणियों से भरा हो सकता है। अंत में 2 और लोग स्वेच्छा से आगे आए, बोनी और वॉर्ड। तुम्हें पता है कि तुम फिर भी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, ऑस्कर ने कहा। अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? हमें इस पर एक रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मोड़ होगा, बोनी ने कहा। उसके दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण अन्य लोग जानते थे कि वह नहीं को उत्तर के रूप में स्वीकार नहीं करेगी, और इस प्रकार उन लोगों का निर्णय हो गया था जिन्हें आंतरिक ग्रह पर जाना था। आखिरकार जहाज आ तो गए, लेकिन बहुत कम जहाज़ों के जाने के कारण उन्हें सिर्फ एक जहाज़ की ज़रूरत थी। हालांकि जो 2 और जहाज़ लाए गए थे उन्हें मोना ने स्टैंड बाय पर रखा था ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें और मदद मिल सके। जब सभी लोग नाव पर चढ़ गए तो उन्हें शुभकामनाएं दी गईं और वे अपने रास्ते पर चल पड़े। जहाज़ पर पहुंचकर सभी लोग बैठ गए और लोगान को जहाज़ को नियंत्रित करने का जिम्मा सौंपा गया, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा अनुभवी होने का दावा कर रहा था। जब उन्होंने देखा कि वह सिर्फ कंट्रोल पैनल पर हाथ रखकर उसे नियंत्रित कर सकता है तो उन्होंने उसे तुरंत कार्यभार संभालने की इजाज़त दे दी। सब लोग सीट बेल्ट बांध लो, जितना हो सके अपनी आंतों को संभाल कर रखो। हम इस जहाज़ की उड़ान से भी तेज़ गति से नीचे उतरेंगे। तुम्हारे अंदरूनी हिस्से ऐसे लगेंगे जैसे उन्हें तुमसे बाहर निकाला जा रहा है। मैं आगे हूँ, अगर तुमने उल्टी कर दी तो उल्टी मेरे ऊपर आ जाएगी। जहाज़ तैयार था और जल्द ही काली दरार में उतरने लगा। गहराई में उतरते हुए शुरुआत में तो वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि वे अपनी रोशनी का इस्तेमाल करके दरार से गुजर रहे थे और ध्यान रख रहे थे कि वे किसी दीवार से न टकराएं। क्या बात है, क्या यही है? फैक्स बोला। मुझे तो लगा था कि ये इससे भी कहीं ज़्यादा बुरा होगा। जैसे ही जहाज़ एक खास बिंदु से आगे बढ़ा, ऐसा लगा जैसे कोई ज़ोरदार ताकत उन्हें नीचे खींच रही हो। उनके पेट पैरों की उंगलियों तक मानो धंस रहे हों। मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, फैक्स चिल्लाया।
हिम्मत मत करना प्यारे लड़के, आईवी चिल्लाए क्योंकि वही उसके सामने बैठी थी। अगर तुम बीमार हुए तो मैं तुम्हें बांध दूंगी और तब तक कोड़े मारूंगी जब तक कि तुम नंगी ना हो जाओ। समूह तेज गति से नीचे गिरता रहा और फिर उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। उसमें से गुजरते हुए वे नीचे गिरते रहे और सही समय पर लोगान ने जहाज को संतुलित करने के लिए थ्रस्टर्स चालू कर दिए। यह एक मुश्किल पड़ाव था और यहीं से बाकियों को असली दर्द होने वाला था। आखिरकार जब सब कुछ ठीक हो गया तो फैक्स ने जल्दी से अपनी पट्टियां खोलीं और सीधे जहाज पर बने शौचालय की ओर बढ़ा, लेकिन बस थोड़ा सा संकोच करते हुए उसने जमीन पर उल्टी कर दी। समूह ने जल्दी से जहाज को उतारा और जहाज से बाहर निकल गया, क्योंकि दुर्गंध इतनी अधिक थी कि वे उसे सहन नहीं कर सके। तुम क्या खाते हो? आईवी ने पूछा। ईमानदारी से कहूं तो फैक्स को नहीं पता था कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। अपने चारों ओर देखने पर उन्हें वन क्षेत्र दिखाई दिया और सिल ने तुरंत आसपास क्विन के किसी भी संकेत की तलाश की, लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। एक निश्चित दूरी रही होगी जहां से वह गिर सकता था, वह यहां से ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। लोगन ने कहा। तुम क्या कर रहे हो? ड्यूक ने लोगन के पास जाते हुए पूछा। अपनी मशीन उठाओ और उस राक्षसी जानवर को ढूंढते हैं। लोगन ने कुछ सेकंड के लिए ड्यूक को देखा। स्कूल में उन दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन उसके द्वारा पैदा की गई परेशानी के आधार पर वह अभी भी इस आदमी के प्रति नापसंदगी रखता था। नहीं, हम यहाँ पहले क्विन को ढूंढने आए हैं और फिर दूसरे नंबर पर राक्षस श्रेणी के जानवर को ढूंढेंगे, लोगन ने कहा। क्या तुमने अभी देखा कि हम कितनी दूर से गिरे हैं? ड्यूक ने जवाब दिया। तुम्हें लगता है कि वह बदमाश जिंदा है, तुम बस हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। और तुम्हें उसकी परवाह क्यों है? याद रखना मोना तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ नहीं है। लेकिन मैं तो हूँ, सिल ने कहा और एक बिजली का बोल्ट दागा जो ड्यूक के ठीक सामने लगा। वह धीरे धीरे लोगन के करीब पहुंच रहा था और साफ था कि अगर वह और करीब जाता तो बोल्ट उसे लग जाता। ऑस्कर सिल को एक और लेक्चर देने ही वाला था कि तभी अचानक एक तेज रफ्तार जानवर की आवाज़ सुनाई दी। जमीन हिल रही थी और पेड़ों की टहनियों के टूटने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर पेड़ों के ऊपर से झांकते हुए एक लंबी गर्दन वाला जानवर दिखाई दिया और आखिरकार वह हरियाली से निकलकर उनके इलाके में आ गया। उसका विशाल शरीर पुराने जमाने के डायनासोर जैसा। जल्दी से एक स्कैनर निकालकर लोगन ने अपने सामने खड़े जानवर को स्कैन किया। सावधान, यह एक महान श्रेणी का जानवर है, लोगन ने उन्हें चेतावनी दी। बाकी लोग युद्ध के लिए तैयार हो गए। ऑस्कर अपनी तलवार खींच रहा था और ओवन गोली चलाने के लिए तैयार था। तभी नीली बिजली की एक किरण उन सब के पास से गुजरी और उस जानवर की गर्दन पर लगी, जिससे उसका सिर जमीन पर गिर गया। जानवर मर गया। जब वे पीछे मुड़े तो सभी देख सके कि यह सिल की ओर से आया था। हम पहले क्विन की तलाश करेंगे, सिल ने कहा। गुफा में लौटने पर क्विन के पूरे शरीर पर कट और चोटों के निशान थे। वे धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, लेकिन अपने ब्लड बैंक या अपने छोटे फ्लास्क से खून लेने के बजाय उसने अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से ठीक होने देने का फैसला किया, क्योंकि वह शक का कारण नहीं बनना चाहता था। क्यूई के जरिए तेजी से ठीक होने की बात तो समझी जा सकती है, लेकिन उस तेजी से नहीं जिस तेजी से क्विन का शरीर खून पीने के बाद ठीक होता। ऐसा करने से उसे बाद में भूख लगती, लेकिन वह हमेशा क्रिस को बताए बिना ब्लड बैंक से थोड़ा खून पी लेता, इसलिए यह ज्यादा परेशानी की बात नहीं थी। इसके अलावा अब ब्लड को राशन देने की जरूरत थी, अन्यथा क्विन अपने सबसे करीबी इंसान को खा रहा होता, और उसे यकीन था कि क्रिस स्वयंसेवक नहीं बनना चाहेगा, पहले स्पष्टीकरण दिए बिना नहीं। ढेर में एक और जुड़ गया, क्रिस ने पारदर्शी क्रिस्टल को मेज पर रखते हुए कहा। अब एक ही स्पष्टता वाले 5 क्रिस्टल एक दूसरे के बगल में थे। चिंता मत करो, क्रिस ने कहा। सारा काम तुमने ही किया और उनके लिए तुम्हें मार भी पड़ी। तुम क्रिस्टल रख सकते हो। वैसे भी मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास मेरा दानव स्तर का हथियार है, उसने दानव पर जोर देते हुए कहा और यह सुनिश्चित किया कि क्विन ने उसकी बात सुन ली है। वह अक्सर ऐसा करता था, मानो वह हथियार को लेकर खुश हो रहा हो। उसने सोचा कि क्विन ईर्ष्या के कारण उस पर विश्वास नहीं कर रही है। क्विन ने उसे समझाने की कोशिश करना छोड़ दिया था। उसके पास ये समझाने का कोई तरीका नहीं था कि उसे कैसे पता था कि ऐसा नहीं है। फिर भी उसे खुशी थी कि क्रिस एक अच्छा इंसान था, कम से कम अब तक तो। उन दोनों ने मिलकर 5 महान श्रेणी के क्रिस्टल एकत्रित किए थे, जो कि क्विन के पास मौजूद किसी भी उपकरण से ऊपर था, खासकर इसलिए क्योंकि उसका सम्राट श्रेणी का उपकरण केवल रक्षा के लिए ही अच्छा था और इसके अलावा और कुछ नहीं। ये ग्रह उच्च स्तरीय जानवरों के लिए सोने की खान था। अब तक उसे सम्राट स्तर के अंतर्गत कोई जानवर नहीं मिला था। मुझे आश्चर्य है कि राक्षस स्तर के जानवर को हराने के बाद वे इस ग्रह का क्या करेंगे, क्विन ने सोचा। चूंकि अब परिवार एक गठबंधन में है, तो क्या ये पहले जैसा हो जाएगा, जहां एक ही ग्रह के सभी नेताओं के अलग अलग आश्रय होंगे और बस एक नियमित कर होगा? या शायद ये ग्रह और बाकी ग्रह डाल्की के बहुत करीब थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उन्हें हमेशा ऐसा लगता रहा कि उनके सिर पर मंडरा रहा बड़ा खतरा नजदीक आ रहा है, चाहे वे इसे स्वीकार करना चाहें या नहीं।
नए आश्रय स्थल बनाना और उनकी सुरक्षा के लिए सेना भेजना कोई अच्छा विचार नहीं था। तुमने सचमुच बहुत अच्छा किया क्विन, क्रिस ने कहा जैसे ही वह उसके पास बैठा और ये बताने लगा कि उनकी हालिया यात्रा में क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा। अब तक क्रिस क्विन को क्यूई का दूसरा रूप सीखने में मदद कर रहा था। क्विन इसका इस्तेमाल करना जानता था, लेकिन युद्ध में इसका इस्तेमाल करना एक अलग बात थी, और क्रिस ने क्विन को ये बात पौराणिक स्तर के जानवरों के खिलाफ खड़ा करके सिखाई। शुरुआत में यह अजीब लगा, क्योंकि क्विन को एहसास हुआ कि लड़ाई के दौरान उसे पहले की तुलना में ज़्यादा बार अपनी क्यूई को अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में तेज़ी से स्थानांतरित करना होगा। किसी के पास क्यूई की एक सीमित मात्रा ही हो सकती थी, और किसी हथियार का इस्तेमाल करते हुए उसे क्यूई से बढ़ाने पर उसकी काफ़ी खपत हो जाती। ये बेहद ज़रूरी था कि आप इस बात पर पूरा नियंत्रण रखें कि आप कितना और कहाँ इस्तेमाल करेंगे। क्विन तेज़ी से सीख रहा था, सामान्य से भी ज़्यादा तेज़ी से, हालांकि क्रिस ने उसे यह कभी नहीं बताया। तेज़ी से सीखने का कारण यह था कि इस तरह से क्यूई को नियंत्रित करना उसके लिए परछाई का इस्तेमाल करने जैसा था। आमतौर पर लोगों को एक ही समय में दो शक्तियों को नियंत्रित करने में दिक्कत होती है। यह अपने मन को दो हिस्सों में बांटने जैसा होता है, या पियानो सीखते समय बाएं और दाएं हाथ से अलग अलग काम करवाना। इन कौशलों को अच्छी तरह से सीखने में सालों लग जाते हैं, लेकिन क्विन तेज़ी से सीख रहा था। हालांकि उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि पौराणिक श्रेणी के जानवरों के साथ उसकी लड़ाइयाँ उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा कठिन थीं। लड़ते समय क्विन ने अपने शरीर, गति, शक्ति और सहनशक्ति का पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन उसने अपनी छाया या पिशाच शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए नहीं कि उसे क्रिस की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि क्विन खुद क्यूई का बेहतर इस्तेमाल करना चाहता था, और उसे लगा कि यह एक बेहतरीन तरीका है। वह फिर भी जानवरों को हराने में कामयाब रहा, लेकिन यहाँ वहाँ हुई कुछ झड़पों में उसे काफ़ी चोटें भी आईं, जिसके कारण वह इस हालत में था। अभी क्रिस उस लड़ाई में उसके द्वारा की गई हर हरकत का विश्लेषण कर रहा था और उसे बता रहा था कि उसे क्या अलग करना चाहिए था या वह किस में सुधार कर सकता था। हालांकि क्रिस कहता था कि वह एक बुरा शिक्षक था, लेकिन सच कहूं तो क्विन को इससे बेहतर किसी ने कभी नहीं सिखाया था। यह एकदम सही था और उसे हर बार सही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता था। सब कुछ समझने के बाद क्विन ने सोचा कि वह अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ क्यूई के इस दूसरे चरण को कैसे क्रियान्वित करेगा। इसमें सबसे मुश्किल हिस्सा छाया का इस्तेमाल करते समय होगा। दो अलग अलग चीज़ों को नियंत्रित करना और लड़ाई के बारे में सोचना ही काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर छाया का इस्तेमाल करना, क्या यह मुमकिन भी है? समस्या ये थी कि उसके पास वास्तव में इसका अभ्यास करने का समय नहीं था। ठीक है, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमें आराम करना चाहिए, कल बहुत बड़ी रात है, क्रिस ने कहा और पत्तों से बने अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। अगली सुबह क्रिस क्विन से पहले ही जाग चुका था, या कम से कम क्विन उसे अपने बगल वाले बिस्तर पर नहीं देख पा रही थी। आमतौर पर क्विन सबसे पहले जागता था, क्योंकि उसे ज़्यादा नींद की ज़रूरत नहीं होती थी। हवा में किसी चीज़ के गुजरने की आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल तेज़ रस्सी कूदने जैसी। ये जानने की कोशिश में कि आवाज़ क्या है, क्विन गुफा से बाहर निकला और उसने देखा कि क्रिस चट्टान के ऊपर खड़ा था और झरने की ओर मुंह करके खड़ा था। उसके हाथों में उसके अर्ध देवता स्तर के हथियार थे और वह उन्हें झरने पर घुमा रहा था। उसके हथियारों के प्रहार इतने स्पष्ट थे कि पानी की धारा पूरी तरह से कट रही थी, पानी की एक भी बूंद नहीं थी। हालांकि वह झरने पर प्रहार कर रहा था, फिर भी वह ऐसे बहता रहा मानो उस पर कभी किसी चीज़ का प्रहार ही न हुआ हो, बिना रुके। ओह, तुम जाग गए, क्रिस ने क्विन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सोचा था कि आज के कार्यक्रम के लिए मैं वार्म अप कर लूँगा। वार्म अप, क्विन ने सोचा। इससे पहले जितनी बार भी वे बाहर गए थे, क्रिस ने एक बार भी वार्म अप नहीं किया था। अब वह वार्म अप क्यों कर रहा था? एक जोरदार छलांग के साथ क्रिस झरने से बने पानी के कुंड को पार करने में कामयाब रहा और क्विन के पास ज़मीन पर उतरा। क्विन के लिए ऐसी चीज़ें देखना आम बात हो गई थी और उसे खुद को याद दिलाना पड़ा कि उसके सामने वाले आदमी में कोई क्षमता नहीं है। वह एक महामानव था और पिशाच भी नहीं था। तुम्हारा चेहरा उलझन भरा लग रहा है, मेरे शिष्य, क्या तुम्हें अपने गुरु पर भरोसा नहीं है? क्रिस ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कहा। मेरे सारे जख्म ठीक हैं, इसलिए अगर तुम शिकार पर जाना चाहो तो हम जा सकते हैं, क्विन ने बिना ज़्यादा परेशान हुए कहा। वह पौराणिक श्रेणी के जानवरों का शिकार करते करते थोड़ा ऊब गया था। अगर क्रिस ने अभी तक क्यूई के तीसरे चरण के बारे में न बताया होता और न दिखाया होता, तो वह अब तक आधी रात को ही निकल जाता और दूसरों के पास वापस जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता। जब भी क्विन इस बारे में बात करती, क्रिस बस यही कहता कि अभी इस बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। क्विन के मन में इसका मतलब यह नहीं था कि वह क्विन को तीसरा चरण नहीं सिखाएगा, बस वह तैयार नहीं था। उसे एक छात्र होने का यह एहसास अच्छा लगता था। आखिरकार क्विन सिर्फ 17 साल का था और उसे जिंदगी में यह अनुभव शायद ही कभी मिला हो। वह इतनी जल्दी बड़ा हो गया था कि जिंदगी के उन पलों का आनंद लेना और सुकून भरे पलों की कद्र करना उसके बस की बात नहीं थी। इसके अलावा क्रिस को कोई और भी याद दिलाता था, विंसेंट।
जब विंसेंट ने सिस्टम छोड़ा तो क्विन ने कभी नहीं सोचा था कि उसके बिना उसे अजीब लगेगा, लेकिन इसका उस पर असर ज़रूर हुआ और वह थोड़ा खोया खोया सा महसूस करने लगा। बिल्कुल, आज हम जो करने वाले हैं उसके लिए मुझे भी वार्म अप करना होगा, क्रिस ने कहा। आज तुम्हारे दूसरे चरण के क्यूई प्रशिक्षण का आखिरी दिन है। मैं और तुम दोनों एक अर्धदेव स्तर के जानवर का शिकार करने जा रहे हैं। एक अर्धदेव स्तर का जानवर, एक ऐसा जानवर जो दानव स्तर से थोड़ा नीचे था। ये कितना शक्तिशाली था इसका क्विन को अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वह ज़्यादा डरा हुआ नहीं था। न डरने की एक बड़ी वजह यह थी कि उसकी व्यवस्था उसे यह यकीन दिला रही थी कि डरने की कोई वजह नहीं है। पौराणिक श्रेणी के जानवरों को हराने के बाद पहले ही किल इनाम के साथ क्विन अंतिम चरण तक पहुंचने के करीब भी नहीं पहुंच पाया था। कई बार ऐसा हुआ कि वे अपनी ट्रेनिंग पर थे और एक अर्धदेव श्रेणी का जानवर उनकी ओर आ रहा था। अपने निरीक्षण कौशल से उसे यह पता चल गया था, और किसी तरह क्रिस को भी पता चल गया होगा, क्योंकि उसने उन्हें चेतावनी दे दी थी और वे दोनों उसके आने से पहले ही भाग गए थे। बात यह थी कि अर्धदेवता स्तर के जानवर पर अपनी निरीक्षण क्षमता का इस्तेमाल करने के बाद भी उसे तुरंत स्तर ऊपर करने का इनाम नहीं मिला। इसका मतलब था कि जब तक क्विन अपनी सारी शक्तियों और क्षमताओं का इस्तेमाल करता रहा, सिस्टम का मानना था कि क्विन इससे निपट सकता है। अभी तो ऐसा लग रहा था कि दानव स्तर का क्रिस्टल हासिल करना ही उसका स्तर ऊपर ले जाने का एकमात्र तरीका था। फिर भी क्विन इस बात को लेकर असमंजस में था कि अर्धदेव स्तर का जानवर कितना शक्तिशाली होगा। एक बात उसे थोड़ी परेशान कर रही थी, शायद क्विन ने उस समय जो अर्धदेव स्तर का जानवर देखा था वह उतना मजबूत नहीं था। अगर वे किसी मानव जैसे जानवर से या शायद किसी ऐसे ही जानवर से टकरा जाते तो ज़रूर समस्या हो जाती। क्या मैं इसे अकेले ही झेलूंगा? क्विन ने पूछा। वह सोच रहा था कि क्या इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए उसे अपनी छाया क्षमताओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्रिस हंसने लगा, अंदर से एक गहरी हंसी, और ज़मीन पर मुक्के मारते हुए गिर पड़ा। क्विन को लगा कि यह एक अति प्रतिक्रिया थी, लेकिन क्रिस अक्सर ऐसा ही करता था। अरे यार, तुम तो लीजेंडरी टियर्स को मुश्किल से ही हरा सकते हो, और सच कहूं तो मैंने खुद कभी किसी डेमी गॉड टियर बीस्ट से लड़ाई नहीं की। मुझे भी नहीं लगता कि मैं अकेले इससे निपट सकता हूं। बेशक, मैं भी इसमें तुम्हारा साथ दूंगा और मैं डेमन टियर हथियारों का भी इस्तेमाल करूंगा। क्विन अब घबरा गया। क्या क्रिस बस यूं ही झूठ बोल रहा था? शायद उसने सोचा होगा कि उसके पास दानव स्तर के हथियार होने की वजह से उसके हारने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी क्विन को क्रिस की पूरी शक्ति का अंदाज़ा नहीं था। उसने उसे तीसरे चरण का इस्तेमाल करते नहीं देखा था, न ही क्यूई के तीसरे चरण की क्षमता का, और क्रिस ने क्विन की क्षमताओं को भी नहीं देखा था। शायद ये ज़्यादा खतरनाक न हो, क्विन ने सोचा। उसे एक बात की चिंता ज़रूर थी, यहाँ नीचे रहते हुए कितना समय बीत गया। हो सकता है कि बाकी लोग पहले ही वहाँ से जा चुके हों, या वे उसे ढूंढने में व्यस्त हों। क्विन को बहुत बुरा लगेगा अगर शापित गुट नीचे आ जाए और उसे ढूंढने की कोशिश में तड़प उठे। बस एक चीज़ थी जिससे उसे इतनी चिंता नहीं थी, वो थे सिल और सैम। सिल की ताकत से वे राक्षसी जानवर के अलावा किसी भी चीज़ से निपट सकते थे, और सैम की चतुराई से वे सबको ऐसी जगह गिराने का जोखिम कभी नहीं उठाएंगे। चलो, तुम क्या दिवास्वप्न देख रहे हो? चलो उस जानवर की तलाश में चलते हैं, क्रिस ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। जब वे दोनों जंगल में घूम रहे थे और क्विन क्रिस के पीछे पीछे चल रहा था, क्विन क्रिस से कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहता था जो उसने पहले नहीं पूछे थे। क्रिस, क्या तुमने यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश की है? और मेरा मतलब हाल ही में, क्विन ने पूछा। मैंने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया है। मैंने कोशिश की, लेकिन अगर मुझे कोई रास्ता मिल भी जाए तो भी मुझे नहीं लगता कि मैं अभी जाऊंगा, उसने जवाब दिया। जब तक मैं उस कमबख्त केकड़े को सबक न सिखा दूं तब तक नहीं। जाहिर है, क्रिस को अब भी उस केकड़े से नाराज़गी थी कि उसने उसे यहाँ नीचे लाया था। उनके साथ बिताए समय के दौरान क्विन को उसके बारे में कुछ और पता चल गया था। उसने यह नहीं बताया कि वह दूसरों के साथ आया था या नहीं, लेकिन उसने केकड़ा राक्षस श्रेणी के जानवर से लड़ने की कोशिश की थी। जब वह भागने की योजना बना रहा था तो उसने छलांग लगाकर केकड़े की पीठ पकड़ ली, लेकिन केकड़ा उसे नीचे खींच ले गया और अंततः वह बेहोश हो गया। बाद में उसकी नींद खुली और उसने खुद को इस जगह पर पाया। वे दोनों कुछ देर से इधर उधर घूम रहे थे, और अजीब बात यह थी कि पिछले दिनों की तरह आज भी उनका सामना किसी भी महान श्रेणी के जानवर से नहीं हुआ था। हालांकि कुछ सम्राट श्रेणी के जानवर जरूर उनके पास आए थे। ये दिखने में घोड़ों जैसे जानवर थे, जिनके शरीर पत्थर के बने होते थे और उनके शरीर पर हरे भरे पौधे उगते थे। ये अपने शरीर से लताओं और पौधों को नियंत्रित करके अपने दुश्मनों को फंसा लेते थे और फिर अपने सिर पर लगे नुकीले लंबे सींग से उन्हें छुरा घोंप देते थे। पहले तो क्विन आगे बढ़ा, ये सोचकर कि यह अपनी क्यूई का अभ्यास करने का मौका है, लेकिन क्रिस ने अपना हाथ उसके आगे रखा और आगे बढ़ गया। घोड़ा अपनी सींग को ऊपर उठाए हुए आगे बढ़ा और काफ़ी तेज दौड़ रहा था। जब वह उसकी सीमा के भीतर पहुंचा तो उसके शरीर की लताएं क्रिस की बाहों में उलझने लगीं। ये सारे जानवर कहाँ हैं?
क्रिस चिल्लाया, बेलों को चीरते हुए और हाथ आगे बढ़ाते हुए। जब सींग उसके हाथ की हथेली से टकराया तो वह छेद तो नहीं हुआ, बल्कि टुकड़े टुकड़े हो गया, जब तक कि वह घोड़े का सिर पकड़ने लायक नहीं हो गया। ये देखकर ही क्विन को एहसास हुआ कि क्रिस कितना बड़ा आदमी था। क्या वह हमेशा से इतना बड़ा था? उसकी पीठ से तलवार पकड़कर उसने जानवर का सिर एक ही झटके में काट डाला और उसे मार डाला। क्विन क्रिस्टल ढूंढने में मदद के लिए घोड़े के शरीर के पास जाने ही वाला था कि क्रिस ने एक जोरदार दहाड़ लगाए। उसने अपनी तलवार एक बार फिर घुमाई और ऐसा लगा जैसे उन पर लगी कड़ियां खुलने और फैलने लगी हों। छोटी तलवार का हर हिस्सा खुल गया और अब वह लगभग 4 गुना लंबी हो गई थी और सांप की तरह हिल रही थी। सामने के पेड़ एक एक करके एक दूसरे से टकराकर गिर रहे थे। जब उसने अपना वार पूरा किया तो तलवार वापस अपने मूल आकार में आ गई। शायद ये शोर उनमें से किसी एक को यहाँ लाने के लिए पर्याप्त होगा, क्रिस ने कहा। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी वे दोनों कोई पौराणिक स्तर का जानवर या अर्धदेव स्तर का जानवर नहीं ढूंढ पाए। पिछली बार तो ये बहुत आसान था, हमने संयोग से एक देख लिया था, तो अब हम उसे क्यों नहीं ढूंढ सकते? वह शिकायत करने लगा। ठीक है, अर्धदेव स्तर के जानवर तो दुर्लभ ही होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तो अजीब है। चलो अभी पीछे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमें विपरीत दिशा में कुछ मिल सकता है, क्विन ने सुझाव दिया। लौटने पर क्रिस शांत था और क्विन ने उसे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। उसे अक्सर बातें करना पसंद था और क्विन बस सिर हिलाकर जवाब देता था और क्यूई के बारे में तभी सवाल पूछता था जब उसके पास कोई सवाल होता था। जब वे आखिरकार झरने और गुफा के पास पहुंचे तो क्रिस रुक गया। नहीं, तुम्हारा शिक्षक होने के नाते मैं तुम्हें निराश नहीं कर सकता। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, क्विन। क्रिस ने उसका हाथ सीने पर रखते हुए जोश से कहा। कोई बात नहीं, क्विन ने घबराकर कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम इस पूरे मामले को इतनी गंभीरता से ले रहे हो। तुम मेरे अब तक के सबसे अच्छे छात्र रहे हो, इकलौते छात्र। क्रिस अब और भी नाटकीय ढंग से बोलने लगा। तो मैं तुम्हें निराश नहीं कर सकता। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। उन पुरानी फिल्मों में गुरु और शिष्य के बीच आखिरी परीक्षा होती है, जिसमें शिष्य को गुरु पर विजय प्राप्त करनी होती है। अब क्विन को सचमुच चिंता होने लगी थी। क्रिस अक्सर मार्शल आर्ट की फिल्मों से कुछ बातें कहता था और उसकी ट्रेनिंग भी उन्हीं पर आधारित लगती थी। लेकिन अब उसे लगने लगा था कि कहीं ये पागलपन इसलिए तो नहीं क्योंकि वो यहाँ बहुत देर से आया था। क्विन ने पहले तो यही सोचा था, शायद ये एक गलत विचार था। अरे क्या बकवास है, चलो बस इसके साथ चलते हैं। शुक्रिया मालिक, मैं आपको खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, क्विन ने हाथ फैलाते हुए कहा। उसका चेहरा जमीन की तरफ देखते हुए लाल हो गया था। वह ये बात स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे इस रोल प्ले में मजा आ रहा था। बहुत बढ़िया, तो फिर तुम्हारी अंतिम परीक्षा के लिए तुम और मैं एक दूसरे से अंतिम द्वंद्व युद्ध में लड़ेंगे।